नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। अपने संकल्प बैच की आज मैं लेके आया हूं दूसरी क्लास। और अगर आपने ये सुना है कि मैंने ये संकल्प लिया, ये कसम खाई है कि अगर ये सीरीज से आपका सिलेक्शन नहीं दिला पाऊंगा तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, बिल्कुल सही सुना है। और ज़रूरी है बहुत कि अगर आपने सीरीज ये स्टार्ट किया है तो सीरीज को लास्ट तक देखें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि सीरीज को अगर आपने शिद्दत से पढ़ाई किया तो आप एग्जाम में जाओगे, आपका 40 नंबर तो कोई रोक ही नहीं सकता। और अगर और तमीज से पढ़ के जाओगे तो आप 45, 46, 48 कोई भी नंबर बना लोगे। इतना नंबर बना के आओगे तो ऑटोमेटिकली आप सेलेक्ट हो जाओगे। तो जरूरी है, या जो तो आप आज के आज ही सीरीज को छोड़ के हट लो या इस सीरीज को पूरा अंत तक कंटिन्यू करो। आज मेरा दूसरा लेक्चर है तो जरूरी है लेक्चर नंबर 1 का पढ़ा होना। प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, जो है आप जाके प्लेलिस्ट अच्छे से जो है एक्सेस कीजिए और लेक्चर नंबर 1 पहले देखिए, फिर लेक्चर नंबर 2 देखिए। इस सीरीज में आज मैं दूसरा लेक्चर डिलीवर करूं उसके पहले 3 बातें मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले ये कि जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर ले। मेरी क्लास हर रोज दोपहर 3 बजे पब्लिश होनी है। मैं इसे रिकॉर्ड करता हूँ, रिकॉर्ड करके 3 बजे शेड्यूल करता हूँ। 3 बजे एग्जैक्ट आपको ये क्लासेस मिल जाएगी, कोई नागा नहीं होगा। हर रोज मैं ये क्लासेस आपके लिए लेके आऊँगा और 31 जुलाई तक ये सिलेबस पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि आप सबको इसकी पीडीएफ लेने के लिए सबसे पहले जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर इस कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। तीसरी बात यह है कि ये सीरीज की दूसरी वीडियो है और ये मेरा टाइमलाइन है जो मैं ग्रामर की 30 क्लास पहले जो है कर रहा हूँ, बीच में वोकैब की क्लासेस भी करूंगा। इस 30 क्लास में आज मैं नाउन का दूसरा लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ और आज के साथ ही ये नाउन पूरी तरीके से क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जितना मैंने पढ़ाया है, कल की सीट और आज की सीट मिला के दोनों सीट को आप तमीज से पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। इससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरा वादा है। तो जरूरी है, कल अगर आपने मेरी क्लास देखी होगी तो कल एक सिंगल स्लाइड पे मैंने तकरीबन 57-58 क्वेश्चंस के जो रूल्स है वो सब समझा दिए थे और मैं उम्मीद करता हूं कि उसको तमीज से अगर आपने पढ़ा होगा तो सब याद भी हो गया होगा। सेम उसी तरह कल की क्लास की तरह आज भी मैं लेके आया हूं। आज भी आपको 50-55 क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं। उन 50-55 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, उनका जो थ्योरी का सेक्शन है वो सिंगल स्लाइड में मैं समअप कर दूंगा। आज मैंने थोड़ा सा और इनोवेशन किया है ताकि मैं इसको थोड़े से टाइप में कन्वर्ट कर सकूं और हर टाइप के साथ इमीडिएटली उसके क्वेश्चन भी समझा सकूं, ताकि ये कंसेप्ट, ये चीज आपको हमेशा से याद रह जाए। तो 1 बाय 1 हम ये सारे टाइप को कवर करेंगे। 5 टाइप आज कवर करने वाले हैं और पांचों टाइप ऐसे हैं जिनसे एग्जाम में खूब तमीज से अच्छे भर भर के क्वेश्चन पूछे गए। तो सबसे पहला टाइप कवर करूंगा। एक इस पैटर्न का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। जब आप पिछले सालों के पेपर्स में देखोगे तो उसमें आपको कुछ इस तरीके का पैटर्न मिलेगा, जैसे पेज आफ्टर पेज लिखा हुआ मिलेगा, टाउन आफ्टर टाउन लिखा मिलेगा, डोर टू डोर लिखा मिलेगा, स्पीकर आफ्टर स्पीकर लिखा मिलेगा। ये अगर पैटर्न ध्यान से समझो तो ये पैटर्न है क्या, एक है नाउन, दूसरा है सेम नाउन। ये जो दूसरी साइड वाले लिखा हुआ है सेम नाउन और बीच में क्या आ रहा है, प्रीपोजिशन। तो देखो पेज आया है, पेज आया है, सेम आया है, आफ्टर बीच में एक प्रीपोजिशन है। इसी तरीके से टाउन है, इधर टाउन है, बीच में क्या है, आफ्टर लिखा हुआ है। तो ये नाउन, ये दोनों दूसरा सेम नाउन और ये एक प्रीपोजिशन। इसी तरीके से डोर टू डोर, स्पीकर आफ्टर स्पीकर लिखा हुआ है। ये जो पैटर्न है आपके एग्जाम में आता है, लेकिन इस तरीके से नहीं आता है। ये जो पैटर्न आता है कुछ इस तरीके से लिख के आता है, पेजेस आफ्टर पेजेस, पेजेस आफ्टर पेजेस। बच्चा लोग थोड़ा सा आराम से पढ़ाऊंगा ताकि एकदम से याद हो जाए। सब लोग ठहर के आराम से पढ़ के जाइएगा ताकि इसी क्लास में, इस वीडियो को देखते देखते हर चीज आपकी जुबान पे याद हो जाए। मैं ज्यादा जल्दी जल्दी नहीं पढ़ाऊंगा, मैं चाहता हूं इस क्लास को देखते देखते सब कुछ आपके जुबान पे रट जाए। तो पेजेस आफ्टर पेजेस आता है जो कि गलत होता है। इसको कैसे लिखते हैं, इसको पेज आफ्टर पेज लिखते हैं और ये अगर सब्जेक्ट की जगह आया है तो अपने आप में पूरी यूनिट सिंगुलर की तरह काम करती है। लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन आज तक बना है सिर्फ इसका प्लूरल वर्जन बनाया गया है, लेकिन अगर इसको सब्जेक्ट की जगह प्लेस कर दिया जाए तो ये सिंगुलर एंटिटी की तरह काम करता है। 2 बातें याद रखनी है। फिर अगर टाउन आफ्टर टाउन की बात करें तो ये भी कैसे इस्तेमाल होगा, ये भी इस्तेमाल होगा टाउन्स आफ्टर टाउन्स की तरह। कैसे इस्तेमाल होगा, टाउन्स आफ्टर टाउन्स की तरह। तो ये टाउन्स आफ्टर टाउन्स सही है गलत है, बिल्कुल गलत है। सही क्या है, टाउन्स आफ्टर टाउन सही है, पेज आफ्टर पेज सही है। ये जो वर्जन है ये गलत है। इसी तरीके से डोर्स टू डोर्स लिख के आता है, दरवाजे से दरवाजे की जब बात करते हो। स्पीकर आफ्टर स्पीकर जो होता है तो स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स लिख के आता है, आपको स्पीकर आफ्टर स्पीकर लिखना होता है। आई होप मेरी बात समझ गए होगी कि जब भी ये स्ट्रक्चर आता है कि नाउन प्रीपोजिशन सेम नाउन होता है तो दोनों जो नाउन है वो सिंगुलर स्ट्रक्चर में होने चाहिए। अगर सब्जेक्ट की प्लेस पे रखा हुआ है तो ये सिंगुलर यूनिट की तरह काम करते हैं। वर्ब हमें कैसा लेना होता है, सिंगुलर। लेकिन आज तक ये सब्जेक्ट के प्लेस पे रख के नहीं आया। जब भी आता है वो यही पैटर्न आता है कि इसमें एसएस लगा के देता है। जैसे ये क्वेश्चन देखो, लगे हाथ क्वेश्चन भी देख लो ताकि तुरंत ही आपको ये याद हो जाए। जैसे ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल प्री में, लिखा हुआ था माय सिस्टर हैज रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। हिंदी मीनिंग तो इसकी ये हो गई कि मेरी बहन ने पेज बाय पेज बाइबल के पढ़ रखे हैं। तो जब ये
जब ये आता है, जब ये पैटर्न आता है तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या लिखना है, ये सही होगा पेज आफ्टर पेज, पेज आफ्टर पेज। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो ये पूछा गया स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स केम ऑन द स्टेज टू परफॉर्म, ये CHSL में पूछा गया है। तो स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स क्या सही है? नहीं। आपको क्या करना है, एस दोनों जगह से हटा देना है। दोनों जो नाउन है ये दोनों कैसे होने चाहिए, वो सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। हो सकता है आपके पास टाउन आफ्टर टाउन आ जाए, रोज अपॉन रोज आ जाए, समझ में आए, रोज अपॉन रोज आ जाए, डोर टू डोर्स आ जाए। अगर ये आ जाए तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको दोनों साइड से एस हटाना है, दोनों सिंगुलर फॉर्म में रखना है। एक और क्वेश्चन आया था जो इसी से मिलता जुलता है पर एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट में नहीं है, मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड कर लिया है ताकि अगर आया है तो आप इसे समझ पाओ। जैसे एक क्वेश्चन आपने लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था जिसमें वो रॉन्ग गियर्स वाला बताया था कि एक समय पे गाड़ी एक ही गियर में होती है, सेम उसी कंसेप्ट पे एक और क्वेश्चन आया था जो इसी से मिलता जुलता था, इसी वजह से इसके साथ लिया है ताकि तुरंत समझ जाओ। ये SSC CHSL में आया हुआ है। मेरे भाई लोग ध्यान से देखना इसको। नो बेगर्स हु कम्स टू आवर डोर्स गोज बैक एम्प्टी हैंडेड, कोई भी जो भिखारी है जो हमारे दरवाजे पे आता है वो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, ऐसा सेंटेंस मीनिंग में कह रहा है। तो जब भिखारी हमारे इधर दरवाजे पे आता है तो भिखारी हमारे दरवाजों पे नहीं आता है। नो बेगर लिखा हुआ है, नो बेगर लिखा हुआ, बेगर्स नहीं लिखा हुआ, मतलब हम सिंगल भिखारी की बात कर रहे हैं। सिंगल भिखारी हमारे एक ही दरवाजे पे आके खड़ा हो सकता है, एक बार में एक ही दरवाजे पे खड़ा होगा, या तो फ्रंट गेट पे खड़ा हो सकता है तो बैक गेट पे खड़ा हो सकता है, एक बार में दोनों दरवाजों पे प्रेजेंट नहीं हो सकता है। तो जब आप डोर्स का इस्तेमाल कर रहे हो इसका क्या मतलब हो गया, डोर सिंगुलर होता है, डोर्स प्लूरल होता है, मतलब आप दरवाजों की बात कर रहे हो, दरवाजे की बात नहीं कर रहे हो। तो यहां पे आपको डोर्स लिखना गलत है, यहां पे डोर लिखना सही होगा। ये सेम उसी तरीके का कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था जैसे रॉन्ग ईयर्स वाला था। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे और इस पैटर्न को भी समझ गए होंगे। और मुझे जो अंदाजा है, जब मैंने अपने समय में पढ़ाई की थी तो एक सिंगल लाइन में जब इसको पढ़ा तुरंत ही मजा आने लगा कि ये क्वेश्चन कभी मिल गया तो मेरा तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मैं मानता हूं कि मेरे पढ़ाने के बाद ये क्वेश्चन दोबारा अगर आपको मिले या ये पैटर्न दोबारा आपको मिले, समझ में आ जाएगा, पकड़ में आ जाएगा, तो तुरंत इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, इसको रिवीजन की जरूरत भी नहीं पड़ती है। इसके बाद जो अपन पढ़ने वाले हैं टाइप 2 या पैटर्न 2 आज की क्लास में, ये आपको खूब रट्टा मारना पड़ेगा क्योंकि जितना पढ़ोगे उतना ही भूलते जाओगे, जितना पढ़ोगे उतना ही भूलते जाओगे। अगर मेरी किताब की बात करोगे, मैंने अपने इस किताब में बहुत ज्यादा वर्ड्स लिखे हुए हैं जितने आजू बाजू के एरिया कवर किए जा सकते हैं, लेकिन मैं आज की क्लास में सिर्फ उतने पेयर ऑफ वर्ड्स लेके आया हूं जिनसे सिर्फ 20 साल में क्वेश्चन बनाए गए हैं। जैसे कुछ पेयर्स होते हैं असेंट और असेंट, इनके प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सिमिलर हैं, इस वजह से कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। असेंट का मतलब होता है सहमति, ध्यान से इसकी मीनिंग समझिएगा, आराम आराम से पढ़ा रहा हूं, प्यार प्यार से, ताकि तुरंत याद हो जाए। असेंट का मतलब होता है सहमति, और इस असेंट जिसका अपोजिट होता है डिसेंट, इसका मतलब होता है चढ़ाई, क्लाइम करना, चढ़ाई, पहाड़ पे चढ़ाई करना। इस पे बेस्ड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया, अभी दिखाता हूं। ये प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य, या एग्जेक्टिव के फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हो तो इसका मतलब होता है मुख्य। जैसे प्रिंसिपल थिंग कहते हैं तो मुख्य चीजें बात करते हैं, मुख्य बातों की बात करते हैं। इस प्रिंसिपल का मतलब प्रधानाचार्य होता है या मुख्य होता है। इस प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, इस प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत होता है, इस प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत होता है। तो प्रिंसिपल की जगह प्रिंसिपल रख देता है, प्रिंसिपल की जगह प्रिंसिपल रख देता है। तो आपको ध्यान रखना है, प्रधानाचार्य की अगर मीनिंग में इस्तेमाल करना है तो ये स्पेलिंग इस्तेमाल करना है, सिद्धांत के लिए इस्तेमाल करना है तो ये प्रिंसिपल इस्तेमाल करना है। अगला आता है रूम वर्सेस प्लेस, आता है स्पेस नहीं आता है, रूम वर्सेस प्लेस आता है। तो प्लेस इस्तेमाल होता है खाली जगह के लिए, जब आपको रिफर करना हो, ध्यान रखिएगा, रिफर करना हो इम्पटी, मतलब हिंदी में लिख देता हूं, ये याद रह जाएगा, खाली जगह। जब खाली जगह को रिफर करना है तो आप प्लेस इस्तेमाल करोगे। जब भरी हुई जगह को, जब भरी जगह को रिफर करना हो, भरी जगह को रिफर करना हो तो आप रूम का इस्तेमाल करोगे। इस पे 3 क्वेश्चन बने हुए हैं रूम वर्सेस प्लेस पे, अभी दिखाता हूं मैं। अगला है फॉरवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड। ये फॉरवर्ड की स्पेलिंग करेक्ट कर लेना, 4WORD है फॉरवर्ड, ये गलत लिखा हुआ है। फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे, बैकवर्ड और फॉरवर्ड अपोजिट होगा, बैकवर्ड पीछे, फॉरवर्ड आगे। पिछले साल में एक क्वेश्चन इस पे बना है फॉरवर्ड पे। फॉरवर्ड का मतलब होता है प्रीफेस या प्रस्तावना। क्या होता है इसका मतलब होता है प्रस्तावना, प्रीफेस या प्रस्तावना। अगला पेयर देखना है, एक है पर्सनल, एक होता है पर्सनल। पर्सनल का मतलब होता है हमारी, और एक पर्सनल का मतलब होता है आर्मी के लोग। तो जो पर्सनल जिसका मतलब होता है हमारा, जिसका मतलब होता है हमारा, उसकी स्पेलिंग होता है PERSONAL, PERSONAL। जो पर्सनल होता है जिसका मतलब होता है आर्मी मैन, इसका मतलब होता है आर्मी के लोग, आर्मी के लोग, इसकी स्पेलिंग होती है PERSONNEL।
इस पे एग्जाम में खूब क्वेश्चन बनाया गया, जहां पे आपको पर्सनल मतलब आर्मी के लोग इस्तेमाल करना है, वहां पे पर्सनल इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि इनका प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम होता है, तो कंफ्यूजन ज्यादा होता है। बहुत प्यार से रुक के ठहर के जाइए, मत ये मत बोलिएगा सर बहुत धीमे पढ़ा रहा हूँ, मैं धीमे पढ़ा रहा हूँ पर एक बार में सारी बातें याद भी हो जाएगी। फिर अगर हम बात करें टैलेंट की, टैलेंट क्या होता है, ये आपका नेचुरल होता है। ये क्या होता है, नेचुरल होता है। जो स्किल होता है ये एक्वायर किया जाता है। ये स्किल क्या होता है, एक्वायर होता है। जैसे होता है कि बाई बर्थ अगर कोई आपके पास टैलेंट है तो उसे टैलेंट ही बोलते हैं, बाई बर्थ अगर कोई गुण है तो उसको टैलेंट बोलते हैं। लेकिन अगर कोई चीज आपने सीख के एक्वायर की है, जैसे गाड़ी बनाना, कार बनाना, ये इसमें आप स्किल होता है। तो ये जो स्किल की बात करते हैं इसका मतलब होता है ये आप एक्वायर करते हो बाई प्रैक्टिस। इस पे बेस्ड मॉक टेस्ट में क्वेश्चन देखने को मिले हैं, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देखने को नहीं मिले, इसलिए मैंने इंक्लूड कर लिया। हो सकता है कि भाई क्या मना है किसी के मॉक टेस्ट से उठा के क्वेश्चन रख दिया जाए। फिर है ग्राउंड और फ्लोर, इसमें में कई बार कंफ्यूजन होता है, एग्जाम में क्वेश्चन तो नहीं मिला हुआ है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो ये आपके जो मॉक टेस्ट होते हैं, कहीं के भी आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो उसमें देखने को मिल जाता है। फ्लोर का मतलब होता है घर के अंदर का फर्श, और ग्राउंड का मतलब होता है मकान के बाहर की जो फर्श होती है उसकी बात करते हैं, जमीन की बात करते हैं। इसका मतलब जमीन और इसका मतलब होता है फर्श। जब हम फर्श की बात करते हैं तो घर के अंदर की बात करते हैं, जब जमीन की बात करते हैं तो हम घर के बाहर की बात करते हैं। तो ये इनके बीच का डिफरेंस है। एक और आता है पेयर जो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जरा ध्यान से याद कर लीजिएगा। एक होता है ट्रेल, एक होता है ट्रायल। एक होता है ट्रेल, एक होता है ट्रायल। ट्रायल का मतलब होता है मुकदमा, ध्यान से देखिए, इस ट्रायल का मतलब होता है मुकदमा। ट्रायल चलाना है, ट्रायल चलाना है तो इसका मतलब होता है मुकदमा। इस ट्रेल का मतलब होता है संकेत, संकेत। इस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। एक और पूछा जाता है, एक शब्द है, मैं किधर पे लिख दूं, लिख देता हूं जगह यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, एक शब्द होता है मीन, ये होता है आपका वर्ब। अगर आपको नाउन की जगह इस्तेमाल करना हो तो आप इस्तेमाल करते हो मीन्स, जिसका मतलब होता है माध्यम, जिसका मतलब होता है माध्यम। मैं उम्मीद करता हूं ये सारा का सारा आप याद कर गए होंगे, सारा का सारा याद कर गए होंगे मेरे पढ़ाते पढ़ाते। अगर सारा का सारा याद कर गए हो पढ़ाते हुए तो एक बार रिवाइज कर लो क्वेश्चन में, देखो प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन बने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, ये टाइप 2 पे है। पहला क्वेश्चन देखो, दे आर स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ द ऑडिटोरियम एज देयर इज नो प्लेस इनसाइड। वो ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम का मतलब होता है सभागार, वो सभागार के बाहर खड़े हैं, सभागार के बाहर खड़े हैं, क्योंकि अंदर कोई जगह नहीं है। बाहर क्यों खड़े, क्योंकि अंदर कोई जगह नहीं है। तो आप जो जगह रिफर कर रहे हो वो ये बता रहे हो भरा हुआ है। तो जब भरा हुआ जगह आप रिफर करते हो तब उसके लिए आप रूम का इस्तेमाल करते हो, प्लेस का इस्तेमाल नहीं करते हो। समझ में आई बात। जैसे ट्रेन का डिब्बा भरा हो और किसी को अगर ये बोल रहे हो कि भाई उसके लिए जगह नहीं मिल रही है, तो वहां पे भी रूम का इस्तेमाल करोगे, वहां पे प्लेस का इस्तेमाल नहीं करोगे। तो जब भी भरी हुई जगह को रिफर करते हो तो आप किसका इस्तेमाल करते हो, रूम का, प्लेस का इस्तेमाल नहीं करते हो। अगला क्वेश्चन है, द प्राइम मिनिस्टर वॉज आस्क्ड, प्राइम मिनिस्टर को कहा गया टू राइट ए फॉरवर्ड टू द बुक, किताब का प्रीफेस लिखने के लिए। ये फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे, जो कि बैकवर्ड का अपोजिट है। जो आपको चाहिए वो क्या चाहिए, वो चाहिए फॉरवर्ड, जिसका क्या मतलब होता है, प्रस्तावना, जिसका मतलब होता है प्रस्तावना। जब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन विच मेट विथ एन एक्सीडेंट, जो लंबी डिस्टेंस वाली ट्रेन थी जो एक्सीडेंट जिसका हो गया, जो है एक्सीडेंट को मीट कर गई, वॉज कैरिंग, वो ला रही थी क्या, सम आर्मी पर्सनल, आर्मी के लोग लेके आ रही थी। तो जो आर्मी पर्सनल की बात करते हैं, स्पेलिंग क्या होती है, PRSONNEL, इसका मतलब होता है आर्मी के लोग, आर्मी के लोग। और ये पर्सनल का मतलब होता है हमारे से या मेरे से, पर्सनल का मतलब अपने से, मेरे से। अगला जरा ध्यान से देखना, द यंग मैन फ्रॉम जापान फाउंड द असेंट ऑफ द माउंटेन हार्ड गोइंग, जो जवान आदमी था जापान का, वो महसूस कर रहा था कि जो ऊपर चढ़ाई है वो उसके लिए मुश्किल है। तो ऊपर चढ़ने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं ASCENT का। इसका मतलब क्या होता है, क्लाइंब करना होता है। इसका मतलब होता है क्लाइंब करना या चढ़ना। इस असेंट का मतलब क्या होता है, इस असेंट का मतलब होता है सहमति। तो जो यूज है ये करेक्ट यूज है, ये इनकरेक्ट यूज है। उम्मीद है रिवाइज करके आपको याद हो रहा होगा। मैं अगर धीमे धीमे पढ़ा रहा हूं, आपके पास ऑप्शन है 1.5x 2x पे डालने का, लेकिन अगर आप इस स्पीड में पढ़ोगे तो सारी चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाएगी। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके पास समय कितना बचा हुआ है, मोटा मोटा आपके पास 60 दिन बचा हुआ, उसमें से एक दिन कम हो गया है। 50-55 दिन में अगर आपकी पूरी अच्छे से तैयारी करनी है तो आपको मुझे मौका देना पड़ेगा, ताकि आपके हिस्से का आधा मेहनत मैं कर दूं
और अपने हिस्से का आधा मेहनत आप कर लो। तो आपके हिस्से का आधा मेहनत कंटेंट अलाइन करना, एग्जाम के लिए क्या रेलिवेंट है जो आप ढूंढते हो वो मैं करे दे रहा हूं, आपको पढ़ा समझा दे रहा हूं। आप इसे वीडियो को देख लो, पढ़ लो, बैठ के रिवाइज कर लो और इसको ऐसा रिवाइज करो दिमाग में छापा पड़ जाए। एक बार दो बार, जैसे दूसरी क्लास पढ़ रहे हो तो पहला क्लास जरूर रिवाइज कर लो, तीसरी क्लास पढ़ रहे हो तो पहला दूसरा क्लास जरूर रिवाइज कर लो। तो रिवीजन इतना करो कि एग्जाम में जाओ तो आपके लिए ये आसान बन जाए, आपकी जुबान पे आ जाए, दिमाग में एकदम छपा हो, एकदम पेज बाय पेज दिखता रहे। अगला क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना। द सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म हैज लेफ्ट बिहाइंड ए ट्रेल ऑफ मिजरी। जो ट्रेल ऑफ मिजरी होता है, ये ट्रायल लिखा हुआ है। ट्रायल का मतलब क्या होता है? मुकदमा। ट्रायल का मतलब होता है मुकदमा। और आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए ट्रेल ऑफ मिजरी। ट्रेल का मतलब होता है संकेत। रहस्य के संकेत पीछे छोड़ते हुए ट्रेल ऑफ मिजरी का मतलब हो गया रहस्य का संकेत। इस पूरे फ्रेज का मतलब क्या हो गया? रहस्य का संकेत। रहस्य का। वैसे मैं जब ग्रामर पढ़ा रहा होता हूं तो मैं हिंदी नहीं बताता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं आपका फोकस उसी जगह पे रहे जहां मैं आपका फोकस लेके जाना चाहता हूं। उससे क्या है, वही वाली चीजें हमेशा आपको याद रहेगी। अगर मैं ज्यादा हिंदी बताऊंगा तो आपका फोकस ट्रेल ऑफ मिजरी का हिंदी याद करने में चला जाएगा। आपका ये ध्यान नहीं जाएगा कि आपको यहां पे देखना है कि ट्रायल वर्सेस ट्रेल में ट्रेल इस्तेमाल करना है, ट्रायल नहीं इस्तेमाल करना है। और ट्रायल का मतलब क्या होता है? मुकदमा। और ट्रेल का मतलब होता है संकेत। अगला क्वेश्चन है, टू द वेल इट्स टेल इज द सोल मीन ऑफ प्रपल्सन। यहां पे ध्यान से देखो, टू द सोल मीन ऑफ प्रपल्सन है। जब हम माध्यम के लिए इस्तेमाल करते हैं तो मीन्स ऑफ प्रपल्सन का इस्तेमाल करते हैं। मीन्स ऑफ प्रपल्सन, प्रपल्सन का माध्यम है। संतोष लिव्स बाय द प्रिंसिपल्स। अब संतोष अपने सिद्धांतों के हिसाब से जो है जीता है, ऐसा हमको कहना है। जो वो रखता है सिद्धांत, उसी सिद्धांत के हिसाब से वो जीता है। तो यहां पे हम प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। कौन सा प्रिंसिपल है? PRINCIPLE और प्लूरल इस्तेमाल करना, तो प्रिंसिपल लिखना है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब सिद्धांतों हो गया, सिद्धांतों। और इसका क्या मतलब हो गया? प्रधानाचार्यों। प्रधानाचार्यों। प्रिंसिपल का मतलब क्या हो गया? प्रिंसिपल का मतलब सिंगुलर और प्रिंसिपल्स का मतलब प्रधानाचार्यों, बहुत सारे प्रधानाचार्य। अगला है, देयर इज नो प्लेस ऑफ यू इन दिस कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मतलब मैं भरी हुई जगह को रेफर करना चाह रहा हूं, तो प्लेस की जगह क्या लगाऊंगा? मैं प्लेस की जगह लगाऊंगा रूम। अगर ध्यान से देखो जो है, पीपुल एडमायर्ड हिम फॉर ही लिव्ड बाय द सेम प्रिंसिपल्स। यहां पे फिर से रहने की बात हो रही, सिद्धांतों से कोई रहता है तो ये वाला प्रिंसिपल नहीं चाहिए। क्या चाहिए? ये वाला प्रिंसिपल चाहिए, ये वाला प्रिंसिपल चाहिए। अब ये एसएससी सीजीएल 2024 18 सितंबर को आया है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आया था 2011 के आसपास। मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं, क्वेश्चन मैंने 2004 से अभी तक के सारे ले लिए। मैं तकरीबन 120 क्वेश्चन नाउन में आपको पढ़ा रहा हूं। मैं 2004 से 2024 पूरा कवर कर रहा हूं, ताकि कुछ हो ही ना ऐसा। और 2 क्लास में अगर आपने नाउन कवर कर लिया तो ऐसा क्या है यार जो आप पढ़ नहीं सकते हो? सारा कुछ पढ़ सकते हो। बस सवाल यही है ना कि रेलिवेंट तरीके का अगर कोई पढ़ा है तो 2004 से 2024 कवर करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये सारा कवर हो सकता है। ये अब हमारा टाइप नंबर 3। अब हम टाइप नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे। ये सारे शब्द उम्मीद करता हूं आप आज के दिन इसी क्लास में सारे के सारे याद कर गए होंगे, सारे समझ में भी आ गए होंगे कि किस तरीके का आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। अब तीसरा क्वेश्चन की बात करें, अगर आपने पहली क्लास का पहला लाइन मेरा सुना होगा, जब मैं नाउन को बता रहा था, नाउन के विषय में, तो मैंने आपको एक क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि जो नाउन होता है हमारा, नाउन सेंटेंस के अंदर क्या होता है? नाउन सेंटेंस के अंदर या तो सब्जेक्ट की प्लेस पे आता है या तो ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आता है। अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेस पे नहीं आता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेस में नहीं आता है, तो वो नाउन नहीं होता है। तो अगर वो नाउन नहीं होता है तो क्या होता है? अगर वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की प्लेस पे नहीं आए, किसी दूसरे प्लेस पे आए, किसी दूसरे प्लेस पे आए, तो वहां पे वो क्या होता है? मॉडिफायर होता है, मॉडिफायर होता है। तो अगर ये नाउन जो है दूसरे नाउन के लिए आ जाए तो ये उस वक्त क्या कहलाएगा? किस रोल में होगा? एग्जेक्टिव। क्योंकि नाउन के विषय में जो इंफॉर्मेशन देता है वो एग्जेक्टिव होता है, और एग्जेक्टिव भी आपका एक मॉडिफायर है। एग्जेक्टिव भी एक आपका मॉडिफायर है। एक बात यहां पे और सीखनी है, जो ध्यान से आप नोट कर लीजिएगा। जो सिंगुलर या प्लूरल बनता है सिर्फ 2 चीजों का बनता है, या तो वो नाउन का बनेगा या तो वो वर्ब का बनेगा, या तो नाउन का बनेगा या तो वर्ब का बनेगा। सिंगुलर और प्लूरल किसका नहीं बनता? मॉडिफायर को हम सिंगुलर या प्लूरल वर्जन में इस्तेमाल नहीं करते हैं, बात याद रहेगी। तो अगर नाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के प्लेस में नहीं आया है, किसी और जगह पे आया, इसका मतलब वो मॉडिफायर की तरह काम कर रहा है। अगर वो मॉडिफायर की तरह काम कर रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इस जगह पे जो नाउन होगा वो आपका प्लूरल इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि वो नाउन की तरह काम ही नहीं कर रहा है। वो काम किस तरह कर रहा है? वो एग्जेक्टिव। भले आपने उसको नाउन की तरह देखा है, लेकिन वो नाउन की तरह यहां पे काम नहीं कर रहा। अगर वो नाउन की तरह काम नहीं कर रहा है तो क्या होगा? फिर वो एग्जेक्टिव की तरह काम करेगा। अब इस पे बेस्ड एग्जाम में तकरीबन 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं।
मैंने पूरे 20 क्वेश्चन में से वो सारे क्वेश्चन को छांट लिए हैं जिनको आप क्वेश्चन के माध्यम से पूरे कंसेप्ट को बहुत तमीज से समझ सकते हो, जिसके लिए हमको टाइप 3 के क्वेश्चंस को सही से प्रैक्टिस करनी है। अब जरा टाइप 3 के क्वेश्चन के पैटर्न को समझो। पहले लिखा क्या हुआ है, ए 5-man इंक्वायरी कमेटी वॉज अपॉइंटेड टू लुक इनटू दिस मैटर। 5 आदमियों की इंक्वायरी कमेटी जो है बनाई गई इस मैटर को देखने के लिए। मैं इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करूं उसके पहले मैं थोड़ा रिवीजन कराना चाहूंगा। जैसे ही आप कमेटी शब्द को देखो, आप तुरंत आपको पता होना चाहिए एग्जाम में आप इसको चेक करोगे। क्या चेक करोगे? स्पेल चेक करोगे। इसकी स्पेल में क्या आता है? 2 M आता है, 2 डबल T आता है, 2 डबल T आता है और एक बीच में आई होता है कमेटी। जब ये कमेटी की स्पेलिंग अगर सही है, यहाँ पे सही लिखी हुई है, तो दूसरी क्या चीज चेक करोगे? ये कलेक्टिव नाउन है, ये कलेक्टिव नाउन है। और ये कलेक्टिव नाउन किस ग्रुप का है? जिस ग्रुप में मैंने आपको बताया था टीम और जूरी जैसे शब्द हैं। इसका यूज कैसा होता है? सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। रूल क्या समझाया गया था? रूल ये समझाया गया था कि अगर ये यूनाइटेड सेंस में होंगे तो सिंगुलर होंगे और डिवाइडेड सेंस में होंगे तो प्लूरल होंगे। पहचानोगे कैसे? अगर डिवीजन वाला कोई शब्द ना दिया हो तो आप मान लेना वो यूनाइटेड सेंस में। इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ोगे तो कोई डिवीजन वाली बात ही नहीं की गई है। 5 आदमियों की इंक्वायरी कमेटी बनाई गई, इसमें डिवीजन की तो कोई बात ही नहीं है। जब फैसला आएगा तब एक मत हो सकते हैं या उनके मत बदले हो सकते हैं, लेकिन अगर कमेटी गठित की गई है तो डिवीजन की कोई बात ही नहीं है। तो कमेटी के साथ सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होना मतलब ये है। ये आपको देख के तुरंत फटाफट कुछ सेकंड्स में दिमाग में दिख जाना चाहिए। तो चलो दिख नहीं रहा था तो मैंने दिखा दिया, मतलब ये कमेटी से रिलेटेड कोई एरर नहीं है। अब जरा मैं बात करूं, ये आपका वर्ब है। वर्ब के पहले ये आपका पूरा का पूरा क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट या इसको सब्जेक्ट यूनिट पढ़ लो। सब्जेक्ट यूनिट में अगर मैं बात करूं तो ये जो आपका कमिटी है ये आपका मुख्य नाउन है, ये आपका मेन सब्जेक्ट है और ये आपका आर्टिकल है। और जो मेन नाउन होता है इनके बीच के जितने भी शब्द होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं? मॉडिफायर्स होते हैं। सारे के सारे क्या होते हैं? मॉडिफायर्स होते हैं। मॉडिफायर्स में कुछ एडजेक्टिव होंगे, कुछ एडवर्ब होंगे, लेकिन सारे मॉडिफायर्स हैं। अगर इनके बीच में कोई शब्द आपको प्लूरल मिल जाए, अगर इनके बीच में अगर कोई शब्द अगर आपको प्लूरल मिल जाए तो आप उसको क्या करोगे? आप उसको तुरंत सिंगुलर कर लोगे, क्योंकि जो मॉडिफायर्स होते हैं उनको प्लूरलाइज नहीं किया जाता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको पता होगा, आप सब लोग जानते हो कि मैन क्या होता है? सिंगुलर नाउन होता है और जो मेन होता है वो प्लूरल नाउन होता है। ये है सिंगुलर और ये है प्लूरल। अब ये मॉडिफायर की जगह पे रखा हुआ, जरा ध्यान से देखो क्या सही है? आपको कि नहीं नहीं अरे सर कहाँ है, कैसे नहीं दिखा? ये बात तो अब पल्ले पड़ गई कि यार ये तो दिखना चाहिए था। अगर ये दिखना चाहिए था तो ये मेन की जगह क्या होना चाहिए? 5 मैन होना चाहिए, ये 5 मैन होना चाहिए। इसी तरीके से एक और शब्द आता है, आप देखोगे ये एग्जाम में करीब 10वीं बार पूछा गया है। मैंने 3-4 क्वेश्चन इस पे लिया है। आप देखो तो कई बार रुपीज नोट लिखा जाता है, रुपीज नोट लिखा जाता है। तो जब रुपीज नोट लिखा जाता है तो इस फ्रेज में जो नोट होता है ये आपका मुख्य नाउन होता है और जो ये होता है ये मॉडिफायर होता है। ये एलिमेंट क्या होता है? ये मॉडिफायर होता है। अगर ये मॉडिफायर है तो ये रुपीज की जगह हम इसकी जगह क्या लिखेंगे? हम इसकी जगह रुपी लिखेंगे, इसकी जगह हम रुपी लिखेंगे। जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखो, 13 और 14। इन दीज डेज ऑफ इन्फ्लेशन, आज के इस इन्फ्लेशन महंगाई के समय में, ए 10 रुपीज नोट, तो नोट सिंगुलर है और इसका जो मॉडिफायर है, नोट तो है लेकिन 10 रुपए का नोट है, तो ये जो रुपीज लिखा हुआ है, लोग इस 10 को ध्यान में देखते हुए लगता है रुपीज तो ठीक है, ये आपका नाउन है, इसको सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हो, इसको नहीं। तो यहां रुपीज नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? यहां पे होना चाहिए रुपी। इसी तरीके से अगर ये फ्रेज याद रह जाए तो तुरंत यहां पे देखोगे 100 रुपीज नोट, आपको पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा ये रुपी डालना है, रुपीज नहीं डालना है। मॉडिफायर के प्लेस में जब इसके साथ नोट लगा होता है तो नोट आपका मेन नाउन होता है और रुपी जो होता है आपका मॉडिफायर होता है। तो रुपी को आप कैसे लिखते हो? रुपी लिखते हो। चलो ये बात हो गई। अगला क्वेश्चन है, आई आस्क्ड द शॉपकीपर डू यू हैव चेंज फॉर ए 500 रुपीज नोट। तो तुरंत समझ में आ जाएगा सर अभी तो बना रहे हो। 3 क्वेश्चन आपने ले लिया। अब जब तीनों क्वेश्चन देखो कहां कहां पूछा गया है। ये पूछा गया एसएससी सीएचएसएल, ये भी सीएचएसएल में पूछा गया, ये भी सीएचएसएल में पूछा गया है। क्या आज के बाद ये दिखेगा आपकी आंखों से कि अगर मॉडिफायर के प्लेस में कोई नाउन प्लूरलाइज रखा हुआ है तो क्या उसको पकड़ पाओगे? अगर पकड़ पाओगे तो चलो आगे पढ़ो, अगर बात समझ में आ गई तो इन क्वेश्चन में पकड़ो, वीडियो को पॉज करो, अपने से इसमें पकड़ो कि कहां आप पकड़ पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। द फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स हाउसेज ए सॉफ्ट फ्लोर, द फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स houses a soft floor and 10 cubicles for the staff in an area of about 1000 square meters। तो जब इसको पढ़ोगे तो कुछ बच्चों को लगेगा कि ऑप्शन नंबर 1 में ही गड़बड़ है, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब दिखाई नहीं दे रहा है ध्यान से। लेकिन अगर आगे ध्यान से पढ़ोगे, जो मैं भी आपको कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं, अगर वो कंसेप्ट आपको अगर सही से दिख रहा है तो जरा ध्यान से यहां पे आइएगा। 1000 लिखा हुआ है, स्क्वायर्स लिखा हुआ है, मीटर लिखा हुआ है। तो स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर आपका सिंगुलर होता है। जब इसका प्लूरल बनाते तो क्या बन जाता है? स्क्वायर्स बन जाता है, ठीक है ना। मीटर क्या होता है? सिंगुलर होता है, प्लूरल बनाते हो इसका मीटर से हो जाता है। तो ध्यान से देखो, ये मीटर्स लिखा हुआ है, ये स्क्वायर्स लिखा हुआ है, तो ये प्लूरल तो हो सकता है क्योंकि आखिरी जो शब्द होता है वो मेन नाउन होता है,
लेकिन इसका जो मॉडिफायर होगा वो कैसा होना चाहिए, वो सिंगुलर होना चाहिए। तो स्क्वायर मीटर्स लिख सकते हो, स्क्वायर्स मीटर्स नहीं लिख सकते हो। स्क्वायर मीटर लिख सकते हो, स्क्वायर मीटर्स लिख सकते हो, स्क्वायर को प्लूरलाइज नहीं कर सकते हो। नहीं दिखाना, नहीं दिखाना, यही तो बात है, शिक्षक यही तो दिखाता है। आंख खोल खोल के कि ऐसे देखना है। एक चीज और याद रख लो, नाउन के बाजू में नाउन रखा हो, क्या ध्यान रखिएगा, नाउन के बाजू में नाउन रखा हो तो ये वाला जो नाउन होता है ये मुख्य नाउन होता है, और ये वाला जो नाउन होता है ये उसका मॉडिफायर होता है। और नाउन के बाजू में जब नाउन रखा जाता है तो ये प्लूरल नहीं होता है। जब ये बात मैं किसी को बताता हूं तो एक छोटा सा और डाउट हो सकता है, जब हम कंपाउंड नाउन पढ़ते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं ब्रदर इन लॉ, ध्यान से देखिएगा, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ठीक है ना, मेड सर्वेंट, ये होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको ये पहचानना रहता है कि आपका मुख्य, इस पूरे ग्रुप में मुख्य शब्द क्या है। तो इसमें ब्रदर, सिस्टर, फादर इन लॉ और मदर इन लॉ भी हो तो ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर, ये मेन होता है। तो इसका जब प्लूरल बनाते हैं तो ब्रदर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ लगते हैं। मेड सर्वेंट की बात करें तो इसमें सर्वेंट मेन वर्ड होता है तो हम सर्वेंट्स लगाते हैं। तो जब कंपाउंड नाउन पढ़ते हो तो कंपाउंड नाउन में यही सबसे ज्यादा आता है, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ जो है, और क्या कहते हैं मेड सर्वेंट जो है, यही सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं और ये सभी को पता रहता है इसका प्लूरल कैसे बनाते हैं। ध्यान रखिएगा कि इसके साथ इसको मिक्सअप मत कीजिएगा। जो मुख्य शब्द होता है वो आपका जो नाउन है वो सिंगुलर प्लूरल हो सकता है, जो उसका मॉडिफायर होता है उसको कभी भी हम प्लूरलाइज नहीं करते। ये कोर कंसेप्ट है। अगला है क्वेश्चन, आई हैड ए हार्ड टाइम पेइंग द ड्राइवर एज हैड ओनली ₹100 नोट। अब जब हम बात कर रहे हैं ₹100 नोट तो यहाँ पे हंड्रेड्स लिखा हुआ है, रुपी ठीक लिखा है, नोट सही लिखा हुआ, पर ये मॉडिफायर में हंड्रेड्स लिखा हुआ है। क्या 100 सही है? नहीं, 100 सही नहीं है। समझ में आया? ये सीजीएल 2018 मेंस का क्वेश्चन है। अगला जरा मेरा भाई लोग क्वेश्चन देखना, एन 8 years ओल्ड गर्ल हैज मेड दिस ब्यूटीफुल पेंटिंग। 8 साल की जो बच्ची है, 8 साल की तो बच्ची होगी ना, 8 साल की जो है एज की जो बच्ची है उसने ये ब्यूटीफुल जो है पेंटिंग को बनाई है। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं ना एन 8 year ओल्ड गर्ल, तो गर्ल जो है कि आपका मेन नाउन है, ये आपका आर्टिकल है, बीच में सारे मॉडिफायर है। इनमें से अगर कोई प्लूरल दिखे तो ईयर जो होता है आपका सिंगुलर होता है और ईयर जो होता है वो प्लूरल होता है। तो ये प्लूरल दिख गया ना, मॉडिफायर के प्लेस में इसको करेक्ट करो, इसमें से एस हटा दो। मैं मान के चल रहा हूं कि इन सारे क्वेश्चन के माध्यम से, इन सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के माध्यम से आपको कंसेप्ट सही से समझ में आ गया होगा कि नाउन अगर मॉडिफायर के प्लेस पे रखा हुआ है तो उसको प्लूरलाइज नहीं करते। जैसे कई बार आपके एग्जाम में आएगा 5 स्टार्स होटल, तो इसमें जो 5 स्टार्स लिखते हैं तो लगता है कि नहीं 5 सितारा होटल सही है, तो यहाँ पे 5 स्टार होटल लिखते हैं, स्टार्स होटल नहीं लिखते हैं, यहाँ पे एस नहीं लगाते हैं। तो 5 स्टार होटल्स लिख सकते हो, होटल को प्लूरलाइज कर सकते हो पर स्टार को प्लूरलाइज नहीं करते। ये भी एक आपके मॉक टेस्ट में देखने को मिल सकता है, जो है ये वाला ग्रुप। अगला क्वेश्चन है, बलून्स फिल्ड विथ हीलियम ट्रेवल हंड्रेड्स ऑफ और इवन थाउजेंड्स ऑफ माइल। ये क्वेश्चन है जिसके पहले मुझे कंसेप्ट एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा और आगे चल के आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन करता हूं, इस कंसेप्ट को सही से समझिएगा। अब हम दूसरे तरफ कंसेप्ट में आते हैं, ठीक है। कंसेप्ट का एक नया पहलू है जिसको और समझते हैं, थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, जरा ध्यान से इसको समझिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये नोट्स हूबहू आपको मिले और इन हूबहू नोट्स को आप याद कर पाए। कुछ आपके सामने स्क्रीन पे कुछ मैंने शब्द लिखे हैं जो नंबर्स को डिनोट करने वाले नाउन है। जैसे पेयर की हम बात करें तो पेयर 2 को रिप्रेजेंट करता है, डजन 12 को बताता है, ये आपका एक नाउन है। इसी तरीके से अगर मैं स्कोर की बात करूं तो स्कोर मैथ्स में 20 नंबर को रिप्रेजेंट करता है। 20 को हम स्कोर बोलते हैं और स्कोर वाला भी स्कोर होता है जो क्रिकेट में आप जानते हो, लेकिन अगर हम नंबर की बात करें न्यूमेरिक वैल्यू में तो स्कोर का मतलब 20 होता है। इसी तरीके से ग्रॉस की अगर हम बात करें, किसकी? ग्रॉस की बात करें तो ग्रॉस का मतलब 12 का स्क्वायर या यूं कह दो 144 होता है। स्टोन की अगर हम बात करें, स्टोन का मतलब होता है 14 पाउंड, 14 पाउंड या फिर 6.35 kg। ये एक ऐसे शब्द हैं, इन शब्दों को खास करके आपको सेंटेंस के अंदर देखना है, ढूंढना है, पहचानना है। ये सारे शब्द क्या हैं? जैसे पेयर, डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ये तो याद रह जाएंगे, लेकिन कई बार हमें स्कोर, ग्रॉस और स्टोन याद नहीं रह जाता। तो आप याद रख लिए, स्कोर 20 को कहते हैं, ग्रॉस जो है 144 को, स्टोन 14 पाउंड को करते हैं। तो अगर ये कभी आपके किसी सेंटेंस में देखने को मिल गए तो इनके साथ 2 बातें देखनी होती है। सबसे पहली बात देखनी होती है कि क्या इनके साथ 1, 2, 3 जैसा न्यूमेरिक वर्ड जुड़ा हुआ है, जैसे 1 पेयर, 2 डजन, 300, 4000, 5 मिलियन, 6 बिलियन, 7 स्कोर, 8 ग्रॉस, 9 स्टोन, इस तरीके से नंबर दिया हुआ है क्या? अगर ये नंबर दिया हुआ है तो उसके बाद एक चीज आपको और ध्यान रखनी है,
इस चीज को बड़े प्यार से समझिएगा। अगर ये पूरा दिया हुआ तो इसके साथ एक चीज और ध्यान से देखिएगा, क्या इनके बाद ऑफ आया है या इनके बाद ऑफ नहीं आया है। अगर इनके बाद ऑफ नहीं आया है तो ये सारे कैसे लिखे जाएंगे, ये सारे सिंगुलर होंगे। कैसे होंगे, सारे सिंगुलर होंगे। अगर इनके बाद ऑफ आया है तब सावधानी और बड़ी हो जाती है, और उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है इन सब के साथ आपको एस जोड़ना होता है। इस ऑफ के बाद एक नाउन आता है, इस ऑफ के बाद एक नाउन आता है, वो नाउन भी कैसा होता है, वो नाउन भी प्लूरल होता है, वो नाउन भी प्लूरल होता है। समझ में आई मेरी बात? मैंने क्या कहा, मैं फिर से एक बार बताता हूं। इन नंबर्स को सेंटेंस के अंदर ढूंढिएगा, इनके साथ 1 2 3 लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है ये देखना है आपको। उसके बाद ऑफ लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। अगर ऑफ नहीं लगा हुआ आया तो ये सारे 1 2 3 4 के साथ ऐसे ही इस्तेमाल हो जाएंगे, इनके साथ एस या एस नहीं लगेगा। लेकिन अगर ऑफ आया है तो अब आपको सावधानी देखनी है। अगर ऑफ आ गया तो इन सब के साथ क्या काम करना है, एस लगाना है आपको। इन सब के साथ एस लगाना है। 1 2 3 लगा हो या 1 2 3 ना लगा हो तभी भी आपको एस लगाना है, मतलब इनका प्लूरल इस्तेमाल करना है। और ऑफ के बाद जो नाउन आएगा उसको भी प्लूरल इस्तेमाल करना है। अगर इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे तो चलो इन पे बेस्ड आए हुए कुछ क्वेश्चन लगाते हैं और कुछ एक्सटेंडेड वर्जन भी लगाते हैं जो हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है ना? जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन है, मैं पहले उसको कवर कर दूं, उसके बाद आगे चलते हैं। यहां पे ध्यान से देखो, लिखा हुआ है बैलून्स फिल्ड विथ हीलियम ट्रेवल्ड हंड्रेड्स ऑफ। अगर ये ऑफ आया है तो मैंने बोला इन नंबर्स को हम कैसे रखेंगे, प्लूरल, करेक्ट है। और इवन थाउजेंड्स ऑफ, अगर ऑफ आया है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, प्लूरल, अपने आप में करेक्ट है। लेकिन मैंने साथ में एक बात बताई कि इस ऑफ के बाद जो आ रहा है उसको भी कैसे लिखेंगे, प्लूरल लिखेंगे। इसको भी कैसे लिखेंगे, प्लूरल। तो माइल को क्या लिखेंगे हम, माइल्स लिख देंगे। माइल्स को क्या लिखेंगे हम, माइल्स लिख देंगे। समझ में आई बात मेरी? अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन और है जो मेरे को इसमें से छांटने, क्योंकि इसमें कुछ और कंसेप्ट पे बेस्ड चीजें हैं। ठीक है, साथ में एक और, मैं इसी के साथ साथ आपको एक कंसेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूं जिसमें सारे क्वेश्चन मैं एक साथ ही आपको समझा दूंगा। ये सारे के सारे पेयर के साथ साथ एक और कीवर्ड है, खास करके ध्यान रखिएगा। अगर किसी भी सेंटेंस में आपको ऑफ देखने को मिल गया, क्या ऑफ देखने को मिल गया, इसके बाद अगर काउंटेबल, क्या इसके बाद अगर काउंटेबल नाउन है, इसके बाद अगर काउंटेबल नाउन है तो ये हमेशा कैसा होता है, ये हमेशा प्लूरल होता है। ये भी साथ में बात अगर याद रखेंगे तो सारे क्वेश्चन एक साथ लगा देंगे। चलो, अगर ये बात याद रह गया तो सारे क्वेश्चन लगा देते हैं। कुछ चीजें मिलेगी आपको इसके साथ, जैसे कई बार आपको मिलेगा वन ऑफ द, मोस्ट ऑफ द नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ, या इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। लेकिन आपको जो कीवर्ड पहचानना है ऑफ, क्या कीवर्ड पहचानना है ऑफ। और ऑफ के बाद अगर काउंटेबल नाउन है तो कैसा होगा, वो प्लूरल होगा। अगर इस बात को मैं समझा पाया हूं तो क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22 और आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मैं ये पूरा कवर करने वाला हूं, मतलब जो मैंने पेयर बताया है, डजन बताया है, जिसके साथ 1 2 3 का इस्तेमाल और ऑफ का इस्तेमाल पूरा आपको समझाया, उन सब पे क्वेश्चन करेंगे अपन। एसएससी सीजीएल 2017 मेंस का क्वेश्चन, ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसपे हर साल एसएससी में क्वालिटी क्वेश्चन बनता है। 2017 मेंस का क्वेश्चन देखिए, लिखा है वन ऑफ द हजार्ड्स ऑफ स्विमिंग। तो जैसे मैंने बोला कि आप ऑफ देखें, इसके बाद का नाउन ढूंढे, वन ऑफ द हजार्ड, वन ऑफ द हजार्ड। अब ये प्रीपोजिशन आ गया, मतलब ये आगे प्रीपोजिशन अपना नाउन लेगा। ये आर्टिकल द अपना नाउन लिया है क्या, हजार्ड। हजार्ड सिंगुलर है और हजार्ड्स प्लूरल होता है। तो ऑफ के बाद हमेशा जो नाउन इस्तेमाल करते हैं वो कैसा इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमको प्लूरल इस्तेमाल करना है तो ये हजार्ड नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हजार्ड्स होना चाहिए। ये सेम चीज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर में भी रिवीजन करते हैं। अगला है साइक्लोन आईडीआई इज रिगार्डेड एज वन ऑफ, जैसे ही आपने देखा वन ऑफ द वर्स्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब ये आगे प्रीपोजिशन है, ये आखिरी वर्ड है, ये आपका नाउन है, ये आपके मॉडिफायर्स हैं, ये आपका आर्टिकल द है दिया हुआ जो यहाँ पे, ये नाउन है। अगर ऑफ के बाद कोई नाउन है वो भी अगर काउंटेबल है, साइक्लोन और साइक्लोन्स होता है, तो ये जो नाउन है कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। इसको कैसे बदलोगे, साइक्लोन्स। सेंटेंस अब जाके करेक्ट होगा। अगला जरा ध्यान से देखो, राजा रवि वर्मा वॉज वन ऑफ। वन ऑफ बहुत ज्यादा पूछा जाता है। वन ऑफ के बाद ध्यान से देखिए, द फर्स्ट आर्टिस्ट, ये रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, ये आपका नाउन है, ये उसका मॉडिफायर है और ये आर्टिकल द है। ये आर्टिस्ट कैसा होना चाहिए, प्लूरल, क्योंकि ये ऑफ के बाद आया है और काउंटेबल है। जरा अगला देखिएगा, इट इज एस्टिमेटेड दैट मोस्ट ऑफ एडिक्ट। अब यहां मोस्ट ऑफ का इस्तेमाल है, मोस्ट ऑफ, आपका फोकस कहां होना चाहिए, ऑफ पे होना चाहिए।
कहां पे होना चाहिए? ऑफ पे होना चाहिए। ऑफ के बाद जो आएगा अगर वो काउंटेबल है, एडिक्ट का प्लूरल एडिक्ट्स होता है, इसका मतलब हम यहां पे क्या इस्तेमाल करेंगे? एडिक्ट्स, क्योंकि ये ऑफ आया है। अगला क्वेश्चन देखो, डॉक्टर से दैट ईटिंग रेड मीट इज वन ऑफ द लीडिंग कॉज। वन के बाद ऑफ आया है, इस ऑफ का नाउन जरा ढूंढिए, ये कॉज है, ये कॉज सिंगुलर है, कॉजेज इसका प्लूरल होता है, तो यहां पे क्या लगाना पड़ेगा? एस, तब जाके सेंटेंस करेक्ट होगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखिए, सरस्वती कॉलेज हैज मेंटेन्ड इट्स रेपुटेशन एज वन ऑफ द बेस्ट। अगर हम वन इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑफ इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके बाद बेस्ट कॉलेजेज, ये आपका नाउन है, तो कॉलेज की जगह क्या होना चाहिए? कॉलेजेज होना चाहिए। ये ऐसा मोहब्बत वाला पैटर्न है जो एसएससी एग्जाम में खूब भर के आता है, और इसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर में भी तमीज से पढ़ते हैं, लेकिन यहां पे भी मैंने इस वजह से इसको कवर कर लिया ताकि आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ज्यादा पेन लाना पड़े। फिर यहां पे हमने लिया है ए लार्ज नंबर ऑफ। अगर ऑफ के बाद बात करें तो वर्कर होगा कि वर्कर्स होगा? प्लूरल आएगा, वर्कर्स होगा। अगला देखो, वन ऑफ द बिगेस्ट। अब वन हमने इस्तेमाल किया, ऑफ इस्तेमाल किया, बिगेस्ट इस्तेमाल किया, ये आपका नाउन है इंटरप्राइज, तो इंटरप्राइज होगा या इंटरप्राइजेज होगा? इंटरप्राइज सिंगुलर होता है, इंटरप्राइजेज प्लूरल होता है, ऑफ के बाद हम प्लूरल का इस्तेमाल करते हैं। अगला है द क्राउड ऑफ द माइग्रेंट वर्कर। हम क्राउड का इस्तेमाल कर रहे हैं माइग्रेंट वर्कर में से, तो क्राउड अपने आप में भीड़ होती है, अगर उसका चुनाव किसी में से कर रहे हो तो वो तो और बड़ी होनी चाहिए, और यहाँ पे ऑफ देख रहे हो तो ये जो वर्कर है ये आपका इसका नाउन है। अब इस नाउन की अगर बात करें तो सिंगुलर है, हमें क्या चाहिए? प्लूरल, तो बन क्या जाएगा? प्लूरल वर्कर्स। अगला क्वेश्चन देखो, वी बॉट 2 डजन मैंगोज फ्रॉम द मार्केट। हमने 2 डजन मैंगोज बाई किया है मार्केट से। अब अगर हम आ जाएं उस बात पे कि हमने आपको बोला कि अगर आपका डजन दिया हुआ है, पेयर दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, 1000 दिया है, मिलियन दिया है, बिलियन दिया है, अगर इसके बाद ऑफ नहीं आया है तो इसके पहले 1 2 3 4 5 लगा हो या 1 2 3 5 ना लगा हो, ऑफ अगर आया है तो हम इसको प्लूरल रखेंगे, अगर ऑफ नहीं आया तो हम प्लूरल नहीं रखेंगे। तो उस हिसाब से इस डजन के बाद ऑफ नहीं आया है तो हम इसको प्लूरल नहीं रखेंगे। इसको दूसरे कंसेप्ट से भी समझ सकते हो, जैसे अगर हम बात करें वी बॉट, हम ले आए 2 डजन मैंगोज, तो मैंगोज आपका प्लूरल है, ये नाउन आपका प्लूरल ऑलरेडी बनाया गया है, इसके बाजू में एक और नंबर को रिप्रेजेंट करने वाला नाउन दिया हुआ है, तो नाउन के बाजू में जो नाउन होता है वो मॉडिफायर होता है, उसको प्लूरलाइज नहीं करते। तो चाहे आप इसको ऐसे याद कर लो कि ये नंबर बताने वाले जो नाउन होते हैं इनके बाद अगर ऑफ नहीं आए तो इसको प्लूरल नहीं करते हैं, ऑफ आया तो प्लूरल करते हैं, या फिर इससे याद कर लो कि नाउन के बाजू में नाउन रखा हुआ है तो जो दूसरा वाला नाउन है वो हम प्लूरलाइज नहीं करते क्योंकि मॉडिफायर की तरह काम कर रहे होते हैं। आई होप ये बात आप समझ पाए होंगे। चलो और क्वेश्चन करते हैं। ये हमारे सारे के सारे क्वेश्चन कवर हो गए हैं यहां तक। अब हमारे पास अगला टाइप आ गया, टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 की बात करें, ये बहुत प्यारा सा टाइप है जिसमें खूब अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। अब जब हम ये नाउन के दूसरे रोल की बात कर रहे हैं तो नाउन का एक और स्पेशल सा यूज केस होता है जिसको समझना बहुत जरूरी होता है। जब नाउन के बाजू में नाउन रखा जाता है तो कई बार एक नाउन दूसरे नाउन पे अपना अधिकार दिखाता है। जैसे हम बोलते हैं राम की कार, मेरा घर, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी माताजी, मेरे पिताजी, कुर्सी का जो है पाया, ये बोलते हैं ना हम। तो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो चाहे लिविंग थिंग हो, हम किसी चीज पे अपना अधिकार जताने के लिए भी एक नाउन को दूसरे नाउन के बाजू में रखते हैं। तो ये कंसेप्ट कुछ ऐसे कहता है कि अगर आपने एक नाउन के बाजू में दूसरा नाउन रखा है, एक नाउन के बाजू में दूसरा नाउन रखा है, और ये वाला नाउन क्या दिखा रहा है? दूसरे वाले नाउन पे पोजीशन दिखा रहा है। पोजीशन का मतलब अधिकार दिखा रहा है, अधिकार दिखा रहा है। तो इस नाउन का जो है हम क्या काम करते हैं? स्ट्रक्चर बदलते हैं। इसका हम क्या करते हैं? स्ट्रक्चर बदलते हैं, स्ट्रक्चर बदलते हैं, इसका स्ट्रक्चर बदलते हैं, इसका स्ट्रक्चर बदलते हैं। स्ट्रक्चर कैसे बदलते हैं? 3 चीजों का इस्तेमाल करके स्ट्रक्चर बदलते हैं। सबसे पहले कीवर्ड ध्यान रखिए, एक बार हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, एक बार हम सिंपल एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, एक बार एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, और एक बार ऑफ लगाते हैं। इसके लिए हमको सबसे पहले ये डिफाइन करना पड़ता है जिस नाउन को पोजीशन दिखाना है वो नाउन लिविंग है या नॉन लिविंग है, वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। अगर लिविंग है तो उसके साथ वो एस साउंड से खत्म हो रहा है या एस साउंड से खत्म नहीं हो रहा है। अगर वो एस साउंड रख रहा है, मतलब एस साउंड से खत्म हो रहा है, तो उसके साथ हम क्या जोड़ देते हैं? एपोस्ट्रोफी जोड़ देते हैं। अगर उसके अंत में एस साउंड नहीं आ रहा है तो हम उसके साथ क्या जोड़ते हैं? एपोस्ट्रोफी एस जोड़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप समझना चाहो तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर मैं कहूं मैन, या मैं कह दूं राम, या मैं इसका प्लूरल वर्जन कह दूं मेन, तो इन सब के अंत में, चाहे सिंगुलर लो चाहे प्लूरल लो, इन सब के अंत में ध्यान से देखोगे तो
एस साउंड नहीं आ रहा है, तो इनका अगर हमको बनाना हो क्या, इनका अगर हमें पोजीशन बताना हो, इनका किसी पे पोजीशन दिखाना हो, तो हम इनके साथ क्या जोड़ेंगे, एपोस्ट्रोफी एस, इसके साथ भी एपोस्ट्रोफी एस जोड़ेंगे, इसके साथ भी एपोस्ट्रोफी एस जोड़ेंगे। लेकिन अगर किसी के अंत में, अगर किसी के अंत में क्या है, एस साउंड आ रहा है, जैसे एस साउंड की बात करें, अगर हमने कह दिया बॉयज, अगर हमने प्लूरल वर्जन इस्तेमाल कर दिया बॉयज, या मैंने इस्तेमाल कर दिया बॉस, या मैंने इस्तेमाल कर दिया बॉस, तो अगर इसका पोजीशन बनाना हो तो कैसे बनाओगे, इसके साथ क्या करोगे, सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाओगे, इसके साथ भी सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाओगे। जैसे अगर मैं गर्ल्स की बात कर दूं, गर्ल्स की बात करूं तो इसके साथ भी एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिंगुलर के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, प्लूरल के साथ नहीं, साउंड चेक करना है कि अगर लिविंग थिंग है तो साउंड आपका ऐसे से खत्म हो रहा है या साउंड आपका ऐसे से खत्म नहीं हो रहा है। जिसका साउंड ऐसे से खत्म होता है उसके साथ सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। इसके पीछे का रीजन पता क्या, इसके पीछे का रीजन ये है कि अगर आपके पास ऑलरेडी एक ऐसा साउंड है, एपोस्ट्रोफी एस लगा दोगे तो हिजिंग साउंड आने लगेगा। जैसे बॉस है, ऐसे साउंड से खत्म हो रहा है, तो अगर बॉसेस करोगे तो क्या होगा, की साउंड आएगी। इस साउंड को अवॉइड करने के लिए सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाया जाता है। जैसे गर्ल्स है, प्लूरल वर्जन में अगर इस्तेमाल कर रहे हो, अगर सिंगुलर गर्ल का बना रहे हो तो गर्ल्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हो। लेकिन अगर प्लूरल वर्जन का अगर एपोस्ट्रोफी एस बनाना है, पोजीशन बताना है, तो गर्ल्स के साथ सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाओगे, क्योंकि एक और एस लगा दोगे तो गर्ल्स आ जाएगा, हिजिंग साउंड आ जाएगा, तो हिजिंग साउंड का अवॉइड करते हैं। ये लिविंग का इस तरीके से बनाते हैं। जब हम नॉन लिविंग की बात करते हैं तो नॉन लिविंग के केस में हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, नॉन लिविंग के केस में हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। और दो ऐसे फ्रेज है जो अक्सर करके आपके एग्जाम में आता है। एक आता है टेबल्स लेग, और एक आता है फैंस ब्लेड। इसी पे आपके सारे जो है वो बनाए जाते हैं, फैंस ब्लेड, ये सारे बनाए जाते हैं। तो जो टेबल्स लिखा है ये गलत है, जो फैंस ब्लेड लिखा है ये गलत होता है। इसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं, लिखते हैं लेग ऑफ टेबल। इसको हटा देता हूं मैं, सही वाला लिख देता हूं, द लेग ऑफ टेबल या द लेग्स ऑफ टेबल। अगर प्लूरल वर्जन में बात करनी, सारे पायों की बात करनी है, द ब्लेड्स ऑफ फैन, द ब्लेड्स ऑफ फैन। समझ में आया? ये स्ट्रक्चर बस आपको याद रखना है, और यही दो चीज से बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनाई जाती है। यही दो से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनाई जाती है। जब मेरा आप ग्रामर की किताब पढ़ोगे तो मैंने इससे थोड़ा ज्यादा डेप्थ में पढ़ा रखा है। इसके बाद एक केस आता है डबल पोजीशन का, जिस पे बेस्ड आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनाए गए हैं। वैसे तो मैंने लिया वो इसको समझाने के लिए कि मैं आपको ये वाला केस भी समझा दूंगा, लेकिन अगर आप इसको स्किप कर दो तो भी कोई बड़ी बात नहीं। मैं आखिरी में ये भी आपको समझा दूंगा कि डबल पोजीशन कैसे आता है, उसको कैसे करेक्ट करोगे, ठीक है ना, कैसे अवॉइड करते हैं। लेकिन ये मोटा मोटा अगर ये समझ में आ गया, तीन चीजें हैं। जब हम नाउन के पोजीशन की बात करते हैं तो तीन तरीके। शॉर्टकट कैसे याद रखोगे, शॉर्टकट याद रखना है आपको एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ। समरी ऐसे याद रखनी है कि अगर नॉन लिविंग है तो आप ऑफ के साथ बनाओगे, और अगर लिविंग है तो आप एपोस्ट्रोफी के साथ तब बनाओगे जब एस साउंड है, और अगर एस साउंड नहीं है तो एपोस्ट्रोफी एस के साथ बनाओगे। अब इस पे आए हुए क्वेश्चन को देखते हैं। जितनी इंफॉर्मेशन मैंने दी, क्या आप देखो इतनी इंफॉर्मेशन से आपके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन क्रैक हो जाते कि नहीं? मतलब इससे बड़ी कहानी भी सुना सकता हूं मैं, लेकिन क्या इतनी इंफॉर्मेशन से आपके सारे क्वेश्चन एग्जाम के क्रैक हो जाते? चलो देखते हैं, अगले टाइप के क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन का टाइप और पैटर्न नंबर 4। अब जब हम एपोस्ट्रोफी की बात कर रहे हैं तो एक छोटी सी बात और जान लो। जैसे मैं कह दूं आपको कि टीचर्स लिख दिया मैंने, एक लिख दिया मैंने टीचर्स, और एक लिख दिया मैंने टीचर्स, तो दोनों बातों का अंतर समझ में आता है कि नहीं? इस टीचर्स का मतलब है बहुत सारे टीचर, बहुत सारे शिक्षक, और इस टीचर्स का मतलब होता है शिक्षक का, शिक्षक का, शिक्षक का। समझ में आया? ये पोजीशन बताता है और ये प्लूरल बताता है, लेकिन इसको भी टीचर्स पढ़ते हैं, इसको भी टीचर्स पढ़ते हैं। तो इस पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि जहां आपको प्लूरल इस्तेमाल करना है वहां एपोस्ट्रोफी दे देगा, जहां एपोस्ट्रोफी इस्तेमाल करना है वहां पे प्लूरल दे देगा। तो ये भी सेंटेंस के अंदर आपको पहचानना है। कुछ 4, 6, 5 एग्जाम्पल जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आसानी में से पकड़ में आने लगते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। दिस इज जॉन्स बुक ऑन द टेबल, दिस इज जॉन्स बुक ऑन द टेबल। ये आगे रिपीट हो गया है, ये जॉन की किताब है। इसकी हिंदी मीनिंग भी समझ में आ रही है, जॉन की किताब है। तो जॉन की किताब है, किताब पे जॉन का पोजीशन बताना है। तो जब किताब पे जॉन का पोजीशन बताना है तो आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? प्लूरल नहीं, जॉन से इस्तेमाल करेगा, क्योंकि जॉन अगर सिंपल लिखो ये नाम है तो हिजिंग साउंड नहीं आएगा, मतलब एस साउंड नहीं आ रहा है। जब एस साउंड नहीं आता तो एपोस्ट्रोफी एस लगाते हो, तो करेक्ट स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? जॉन्स बुक हो जाएगा। कितना प्यारा सा, कितना आसान सा क्वेश्चन था, सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस में।
अगला है द क्लर्क वॉज नॉट इंटिमिडेटेड बाई हिज बॉसेस बुलिंग। अभी मैंने आपको बताया कि बॉस के साथ सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाते हो, एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाते हो। तो यहाँ पे ऐसा साउंड ऑलरेडी है, तो ऐसा साउंड ऑलरेडी है तो ये एस हटा दो, सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगा दो, अपने आप में बात हो जाएगी। जो बुलिंग होता है, बुलिंग का मतलब होता है किसी को प्रताड़ित करना। तो बॉसेस बुलिंग मतलब किसकी बुली है? बॉस की बुली है। तो वो जो बुली कर रहा है वो बॉस कर रहा है, तो बुली पे बॉस का अधिकार है। तो बॉस का अधिकार दिखाने के लिए ऐसा साउंड आ रहा है तो सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे। क्वेश्चन कितना आसान था। अगला द टेबल्स लेग। अभी मैंने बताया द टेबल्स लेग जो नॉन लिविंग थिंग है इसका ऑफ से बनाते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? द लेग्स ऑफ टेबल, द लेग्स ऑफ टेबल। अगर इसको सीखना चाहो कन्वर्ट कैसे करते हैं तो ऐसे ही सीख लो। जब ऐसे लिखा जाएगा नाउन एपोस्ट्रॉफी एस नाउन, यही हम बनाते हैं लिविंग का, यही हम बनाते हैं नाउन एपोस्ट्रॉफी नाउन जब लगाते हैं। जब आप नॉन लिविंग का बनाते हो तो आप क्या काम करते हो? ये वाला जो नाउन है इसको ले आते हो पहले, और ये जो एपोस्ट्रॉफी एस है इसको कन्वर्ट करते हो ऑफ में, ये नाउन बाद में लगा देते हो। लेगा किसका? टेबल का। तो टेबल्स लिख रहे हो जैसे, तो लेग्स पहले लेके आए, ये बाद में इधर वाला है, लेग्स इधर लेके आए, इस एपोस्ट्रॉफी एस को ऑफ में कन्वर्ट किया। ध्यान से देखो, लेग्स को इधर लेके आए, ठीक है, इसको ऑफ में कन्वर्ट किया और बाद में इधर टेबल लगा दिया, टेबल लगा दिया। और ऑफ के साथ कुछ लगा होता है तो ये डेफिनेट हो जाता है, और लेग्स के पहले आपको आर्टिकल दा का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये आर्टिकल के चैप्टर में सीखोगे। अभी फोकस एरिया यही है कि आप जो सीख रहे हो यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे वो वही सीखो। क्या है? टेबल्स लेग नहीं लिखते, ये लेग ऑफ टेबल्स लिखते हैं। इसी तरीके से जब आप फैंस ब्लेड लिखते हो, फैंस ब्लेड लिखा हुआ आता है, तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करते हो? ये हो गया नाउन एपोस्ट्रॉफी एस नाउन, इसको कन्वर्ट ऐसे करोगे कि इसको पहले इधर ले आओगे, ब्लेड ले आओगे, फिर इस एपोस्ट्रॉफी एस को ऑफ में कन्वर्ट करोगे और फिर इधर लगा दोगे फैन। समझ में आया? ये स्ट्रक्चर होता है और इसके पहले आर्टिकल दा लगा, तो ये कन्वर्ट होता है। यही दो फ्रेज अक्सर करके आपके एग्जाम में आता है, जब भी आता है ये घूम के यही आता है, मॉक टेस्ट में भी आपके यही आता है। अगला क्वेश्चन है द ओनली थिंग्स दैट इंड्योर्स एंड कैन सस्टेन एन इन्फेंट टिल द स्टेज इट रिसीव्स इम्यूनिटी कम्स फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ मदर्स मिल्क। पूरे सेंटेंस की अगर मीनिंग समझ में नहीं आई तो इतने बात की तो मीनिंग समझ में आ जाएगी। कंजम्पशन ऑफ मदर मिल्क, मदर मिल्क के कंजम्पशन से या मदर मिल्क के कंज्यूम करने से, तो माँ के मिल्क की बात कर रहे हैं। कंफ्यूजन कहां लिखा गया? एक होता है आपका मदर्स, ये होता है आपका प्लूरल, और मदर्स मिल्क की बात करें तो सही से मदर्स मिल्क कैसे इस्तेमाल होगा? ये इस्तेमाल होगा। यहां चाहिए आपको पजेसिव, इस्तेमाल क्या किया गया? प्लूरल। तो यहां पे मदर्स मिल्क नहीं होना चाहिए, मदर्स एपोस्ट्रॉफी एस वाला मिल्क होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको अधिकार दिखाना है। माँ का दूध का बात कर रहे हैं, माँ के दूध की जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमें मदर का मिल्क पे पोजीशन दिखाना, अधिकार दिखाना है, और माँ हमारी जीवित है। नॉन लिविंग थिंग का भी जब पर्सोनिफिकेशन करते हैं ना, जब नॉन लिविंग थिंग का पर्सोनिफिकेशन करते हैं तब भी हम एपोस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ये पढ़ाया तो जाता है जब फाउंडेशन बैच आप पढ़ते हो, लेकिन इस वक्त मैं उस पर इसलिए फोकस नहीं दे रहा हूँ क्योंकि उस पर क्वेश्चन ही नहीं आया यार। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक आया था जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे सोसाइटी है, अगर मैं सोसाइटी के नीड की बात करूं तो सोसाइटी हमारी जनरल सोसाइटी हम लोगों से मिलकर बना है, पर सोसाइटी अपने आप में क्या है? सोसाइटी अपने आप में तो कोई जीवित चीज है नहीं, सोसाइटी हमसे मिलकर बना हुआ है। तो अगर हम सोसाइटी के नीड की बात करें तो हमारी जो नीड है, नीड पे सोसाइटी का अधिकार है। हम सोसाइटी के नीड की बात करा रहे हैं तो इसका बनाना होता है, तो हम एपोस्ट्रॉफी एस के साथ बनाते हैं कि सोसाइटीज नीड। क्या है? सोसाइटीज नीड, सोसाइटी की नीड्स है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ललिता विल गो टू सिस्टर्स हाउस इन मुंबई दिस समर। वैसे इस क्वेश्चन का इस एपोस्ट्रॉफी एस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ समझते वक्त एक बात आपको समझाना था, इस वजह से ये क्वेश्चन मैंने ले लिया। ललिता विल गो टू सिस्टर्स हाउस इन मुंबई दिस समर। इस समर, इस जो छुट्टी है, छुट्टियों के दिन है, गर्मियों के दिन में बहन के घर जाएगी, ये तो मीनिंग यही है। पर अगला सवाल ये आएगा ना कि जब यूं कहेंगे कि बहन के घर जाएगी तो आपको नहीं सवाल पूछोगे किसके बहन के घर जाएगी? अपने बहन के घर जाएगी या फिर दोस्त के बहन के घर जाएगी, किसके बहन के घर जाएगी? तो इस सेंटेंस में ये डिफाइन नहीं किया गया है कि किसके बहन के घर जाएगी, तो सेंटेंस मीनिंग में अधूरा रह गया है। तो इसको मीनिंग में पूरा करना था। मीनिंग में पूरा करने का तरीका क्या है? जैसे मान लो एक स्पीकर है, दूसरा क्या है? आपका लिसनर है। अगर लिसनर को नहीं बताना चाहते हो या जनरल पब्लिक को नहीं बताना चाहते हो, लिसनर को सिर्फ मेंशन करना चाहते हो कि सिर्फ उसे पता हो कि किसके बहन के घर की बात हो रही है, तब इस घर को क्या काम करो? इस बहन के घर को डेफिनेट कर दो, और बहन के घर को डेफिनेट करने के लिए आर्टिकल दा लगा दो। तो यहां जैसे आर्टिकल दा लगा दोगे, इसका ये मतलब है सिर्फ जिससे आप ये बात कह रहे हो उसको पता है किसके बहन के घर जाओगे, दुनिया को नहीं पता है। मैंने कह दिया मैं बहन के घर जाऊंगा, तो 10 सिस्टर जैसे कहा, मतलब उसको पता है मैं कौन सी बहन के घर की बात कर रहा हूं, दुनिया को नहीं पता है। तो सेंटेंस की मीनिंग निकल आ जाएगी, लिसनर को अच्छा नोन है। और अगर खुल के बताना चाहते हो तब आप यहां पे लगाओ कि वो अपने बहन के घर जाएगी, हर सिस्टर, या वो फ्रेंड के बहन के घर जाएगी, कुछ ऐसा लगाओ। समझ में आया? तो यहां पे सेंटेंस या तो आप पजेसिव एडजेक्टिव डालो, ठीक है ना, या तो फिर दूसरा क्या है, आर्टिकल द डालो, तब जाके सेंटेंस करेक्ट होगा। जब अभी आर्टिकल का चैप्टर पढ़ोगे और एडजेक्टिव का चैप्टर पढ़ोगे तो और पिक्चर क्लियर हो जाएगी, लेकिन इसके लिए जरूरी है आपको मेरी पूरी सीरीज अंत तक पढ़नी पड़े।
अभी जो मैं कवर कर रहा हूं, वैसे तो मैंने 110 क्वेश्चन का वादा किया था, मैं 120 क्वेश्चन मतलब 100 क्वेश्चन का वादा किया था, 120 क्वेश्चन के आसपास मैं आपको पढ़ा रहा हूं। इस 120 क्वेश्चन से बाहर कुछ नहीं जाएगा। आज हमारा नाउन कंप्लीट हो रहा है जो है, और आज के बाद जो है दूसरा जो लेक्चर है, जो चैप्टर है, मैं अभी बताऊंगा क्या पढ़ाऊंगा। अगला क्वेश्चन जरा देखो, द बेबीज फेस आर एक्सप्रेशनलेस एंड देयर पिपल्स आर नॉट विजिबल विच गिव्स द अपीयरेंस ऑफ लाइफलेसनेस एंड ड्रेडफुलनेस। इसमें जब आप स्टार्टिंग पढ़ोगे तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। लिखा है द बेबीज फेस, क्या लिखा है? द बेबीज फेस। तो जब हम बेबीज फेस की बात करते हैं तो अपने आप में सही होता है। द बेबीज फेस की बात करें, हम किसी बेबी के फेस की बात कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखना, बेबीज फेस, तो ये तो सही है। लेकिन अगर मैं ये लिख दूं बेबीज फेसेस, तो क्या सही है भाई? कोई बेबी का मतलब सिंगुलर हो गया, सिंगुलर एक बच्चा हो गया, एक बच्चा होने का मतलब उसका एक ही चेहरा होगा, एक बच्चे के दो चेहरे तो होते नहीं है। अगर हमने यहाँ पे फेसेस डाला है, इसका क्या मतलब है? या तो हम इसको प्लूरल करें और हम इसको लिखें क्या? बेबीज। बच्चों के चेहरे की बात करें तो बेबीज फेसेस लिख सकते हैं, ठीक है ना। और ये बेबीज से भी मॉडिफाई हो जाएगा, यहाँ पे पोजीशन दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज है कि ये हम फेसेस को फेस करें या बेबीज को बेबीज करें, समझ रहे हो बात ना? बेबीज को बेबीज करें या फेसेस को फेस करें। इसके लिए आगे थोड़ा बढ़ के देखोगे, जो वर्ब है वो भी आर लगा हुआ है, वर्ब भी आर लगा हुआ है, मतलब फेसेस के लिए इस्तेमाल है, ज्यादा चेहरों के लिए इस्तेमाल है। तो आप इसको प्लूरल कर दो, क्या कर दो? इसको प्लूरल कर दो। बेबी का जो प्लूरल होता है वो बेबीज होता है। समझ में आया? अगला है क्वेश्चन नंबर 37, द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड द टीचर्स टू मॉनिटर एंड टेक केयर ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन। जो प्रिंसिपल है, ये जब प्रिंसिपल की बात करें स्पेलिंग चेक कर लेना, यही प्रिंसिपल सही है, जिसका मतलब होता है प्रधानाचार्य। प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य ने रिक्वेस्ट किया टीचर से टू मॉनिटर, टीचरों से रिक्वेस्ट किया। यहां पे प्लूरल इस्तेमाल करना है, और क्या इस्तेमाल कर दिया गया? यहां पे इस्तेमाल कर दिया है पजेसिव। अगर पजेसिव इस्तेमाल होता है तो उसके बाद एक नाउन और आता है, नाउन मिसिंग है। इसका मतलब इसी को देख के समझ में आ जाना चाहिए आपको क्या इस्तेमाल करना, टीचर्स। जो प्रधानाचार्य ने अपने स्कूल के जो है शिक्षकों से, तो यहाँ पे प्लूरल इस्तेमाल करना है। तो टीचर्स की जगह क्या चाहिए? ये वाला टीचर चाहिए, प्लूरल वाला, ना कि पजेसिव वाला। अगला जरा ध्यान से देखो, वर्कर्स एंड कंपनीज इन ऑल सेक्टर्स कैन कंट्रीब्यूट देयर स्किल्स टू मीट सोसाइटी न्यू नीड्स। अब यहाँ सोसाइटी के नीड की बात हो रही है, तो यहाँ पे सोसाइटी को खाली एपोस्ट्रोफी एस लगाना था। सोसाइटीज न्यू नीड्स, सोसाइटी की नीड है तो सोसाइटी के लिए आपको क्या करना था? इसका पजेसिव फॉर्म इस्तेमाल करना था। सोसाइटी के विषय में अभी थोड़ी देर पहले इन्फॉर्म किया था। ये रहे सारे के सारे जो पैटर्न और टाइप है, वो सारे के सारे ग्रामेटिकली वो कवर हो गए, जो समझ सकते थे, पढ़े जा सकते थे, या जिसमें कुछ लॉजिक और तर्क था। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन पूछे गए नाउन से, जो स्पेलिंग पे बेस्ड है। मैं कैटेगरी बता देता हूँ, जो स्पेलिंग पे बेस्ड है, दूसरा वोकैब पे बेस्ड है, या जनरल नाउन फ्रेज पे बेस्ड है। नाउन के कुछ फ्रेज होते हैं जिनके यूज केस पे बेस्ड है। ये तीन चीजें हैं, कुछ 10-12 क्वेश्चन हैं जिनको आपको अच्छे से समझ लेना है। इनको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए जरूरी है कि आप ठहराव के साथ सारे क्वेश्चन को समझ के जाएं, ताकि आप जब भी इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप उसे पकड़ पाओ जो है। अगला क्वेश्चन है, जैसे लिखा है, द लॉयर आस्क्ड द कंप्लेनेंट टू पुट हिज साइन ऑन द पेपर। यहाँ पे एक जानकारी आपको ध्यान रखना है, जो साइन होता है ये वर्ब की तरह काम करता है, ठीक है ना। एक होता है सिग्नेचर, सिग्नेचर होता है, ये नाउन की तरह काम करता है। अगर इस बात की खाली जानकारी है तो इस क्वेश्चन को करेक्ट कर ले जाओगे। यहाँ पे लिखा है टू पुट हिज सिग्नेचर, जो पजेसिव एग्जेक्टिव होता है, जो हिज है वो क्या होता है? पजेसिव एग्जेक्टिव। जो पजेसिव एग्जेक्टिव होता है अपने बाद नाउन लेता है, तो एक ही शब्द है ये नाउन, क्योंकि इसके बाद प्रीपोजिशन आ गया, प्रीपोजिशन अपना नाउन या नाउन फ्रेज अलग से लेगा। तो ये जो साइन है यहाँ पे चाहिए आपको नाउन। अगर नाउन चाहिए तो क्या साइन सही है? नहीं, साइन नहीं सही है। क्या सही है? यहाँ पे जो होगा वो सिग्नेचर होगा। क्या होगा? सिग्नेचर होगा। अगला जरा ध्यान से देखना, मोस्ट पीपुल आर अफ्रेड ऑफ स्वाइन फ्लू दीज डेज। ये क्वेश्चन सबसे खतरनाक क्वेश्चन था। कहां पे आया है? स्टेनोग्राफर के एग्जाम में आया है। इसको कायदे से सीजीएल में पूछना चाहिए, वो भी सीजीएल के मेंस में। इस तरीके का क्वालिटी क्वेश्चन, बढ़िया एकदम दम भर का क्वेश्चन है, मैं बता दे रहा हूं। मतलब ये इतने आसानी से किसी को समझ में नहीं आता। मैं सबसे पहले आपको बस समझाना चाहता हूं, मोस्ट पीपुल और मोस्ट ऑफ द पीपुल, मोस्ट ऑफ द पीपुल के बीच में क्या डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? जब हम पीपुल कहते हैं इन जनरल, जब हम पीपुल कहते हैं इसका मतलब लोग, लोग में पूरे संसार के लोग आ गए। जब हम पीपुल कह रहे हैं इसका मतलब लोग, और लोग का मतलब पीपल अपने आप में प्लूरल होता है, तो पूरे संसार के लोग। जब हमने कहा मोस्ट पीपुल, इसका मतलब हमने कह दिया संसार के 99.99% लोग। जब हम कहते हैं मोस्ट ऑफ द पीपुल, तो पहले हमने पीपुल कहा, ध्यान से समझिएगा, पहले हमने पीपुल कहा, फिर उसके बाद हमने क्या कह दिया? दी पीपुल।
फिर हमने कह दिया दी पीपुल। जब हम दी पीपुल कह दिया, इसका मतलब यहां पे फिर से आ जाता है स्पीकर और लिसनर। जिसको हम ये बात कह रहे हैं दी पीपुल, तो उसको ये समझ में आ रहा है ये दे पीपुल का मतलब उसको पता है जितने लोगों को वो जानता है उसके अपने एरिया में, या एक फिक्स परिमीटर कर दिया। यहां पे हमने रीजन क्या कर दिया, जैसे इसके पहले हम आर्टिकल लगा देते हैं, इसका मतलब है हमने रीजन क्या किया, डिफाइन कर दिया। लिसनर के लिए हमने रीजन डिफाइन कर दिया क्योंकि हमने आर्टिकल दा लगा दिया पीपुल के पहले। यहां पे हमारा क्या हो गया, हमारा जो लोग हो गए वो डिफाइन हो गए, उनका एक दायरा हो गया, मतलब हम एक छोटे से दायरे की बात कर रहे हैं। जब हम यहाँ मोस्ट पीपुल लिखते हैं, यहां पे हमने दायरा नहीं बनाया, यहां पे जो लोग हैं ना वो अनलिमिटेड लोग हैं, अनलिमिटेड लोग हैं। अब बात आ गया, ये समझिएगा, लिखा है मोस्ट पीपुल आर अफ्रेड ऑफ स्वाइन फ्लू दीज डेज, ज्यादातर लोग स्वाइन फ्लू से सफर कर रहे हैं। अगर मैं कहता हूं स्वाइन फ्लू की जगह अगर ये कोविड-19 होता, कोविड-19 होता, तो कोविड-19 क्या था, पैंडेमिक था, मतलब पूरे संसार में फैला हुआ है। स्वाइन फ्लू क्या होता है, रीजन वाइज होता है, मतलब ये क्या होता है, रीजन वाइज होता है, मतलब छोटे से एरिया में होता है, छोटे से एरिया में होता है। तो छोटे से एरिया में जो चीज फैला हुआ है उससे दुनिया के सारे लोग डर रहे हैं, ऐसा कैसा हो सकता है, छोटे से एरिया में फैला हुआ है तो छोटे से एरिया के लोग ही होंगे। इसका मतलब है जो करेक्ट फ्रेज होगा वो ये होगा, मोस्ट ऑफ द पीपुल। इसका मतलब होता है जिस एरिया में स्वाइन फ्लू फैला हुआ है उस एरिया के ज्यादातर लोग जो है वो क्या है, डर रहे हैं। अगर हमने इसकी जगह मोस्ट पीपुल इस्तेमाल कर दिया, इसका मतलब ये हो गया कि कानपुर में तो स्वाइन फ्लू फैला हुआ है पर यूएसए में आदमी डर रहा है। ये तो सही बात नहीं हुई ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मतलब जब तक इसमें ग्रामर की सही जानकारी और सटीक जानकारी नहीं होगी और इस तरीके के 8-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए होंगे, तब तक इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन को कायदे से सीजीएल मेंस में देना चाहिए, स्टेनोग्राफर के एग्जाम में देके मुझे लगता है कि उन बच्चों को डराया जा रहा है जो बच्चे मतलब इस लेवल का क्वेश्चन कोई मतलब नहीं है उनसे पूछने का। कई बार देखोगे आप सीजीएल के मेंस में क्वेश्चन बहुत आसान आसान से आए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपुल होगा। देखो मजा आ रहा हो तो यार लाइक का बटन जरूर हिट कीजिएगा, बहुत मेहनत है, ऐसी वैसी चल नहीं रही है, मैं आपके लिए अखंड मेहनत कर रहा हूँ, मैं रो नहीं रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं इस बात को मान रहा हूँ कि अगर मेरे इतनी मेहनत के बाद अगर आपने सीरियसली सीरीज को फॉलो नहीं किया तो बहुत बुरा लगेगा यार। जब मेहनत करो और मेहनत के बाद आप तमीज से पढ़ाई करो तो मजा बहुत आता है। अगला है, ऑन रिसीविंग द मार्क शीट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी आई रियलाइज दैट आई हैड गॉट ओनली पासिंग मार्क्स इन इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर इस 41 के माध्यम से मैं कुछ बातें और समझाना चाहूंगा। जैसे एक होती है हमारी कॉलोक्वियल इंग्लिश और एक होती है हमारी ग्रामेटिकल इंग्लिश। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हम आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं जो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होते। जैसे अगर मैं बात करूं पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स हम आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं लेकिन पास मार्क्स सही होता है। अब इसके बाद जैसे हम कई बार क्या होता है कजिन के साथ सिस्टर और ब्रदर का इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं ना कि हमारे कजिन ब्रदर आए हैं, कजिन सिस्टर आए हैं, तो कजिन के साथ सिस्टर और ब्रदर का इस्तेमाल नहीं होता। कजिन का मतलब अपने आप में ही उसके अंदर सिस्टर और ब्रदर इंक्लूडेड होता है, तो जब हम कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर इस्तेमाल करते हैं तो सेंटेंस सुपरफ्लुअस हो जाता है। तो इस तरीके के तकरीबन 18-20 ऐसे वर्ड्स हैं जो कॉलोक्वियल इंग्लिश में इस्तेमाल होते हैं और जो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होते हैं, उसको हम सुपरफ्लुअस सेंटेंस जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पूरा कवर करेंगे, क्योंकि हमारे इधर 30 क्लासेस में एक क्लासेस सुपरफ्लुअस सेंटेंसेस की भी है, उसमें पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे हम बिग ब्लंडर बोल देते हैं, ब्लंडर का मतलब बड़ा मिस्टेक होता है, उसमें बिग ऑलरेडी हिडन रहता है, इस वजह से हम ब्लंडर के साथ बिग का इस्तेमाल नहीं करते। तो ये सारा का सारा जो डेटा है, ये डेटा हम सुपरफ्लुअस सेंटेंसेस में पढ़ेंगे और वहां पे उस पूरी चीजों को कवर कर लेंगे। आप में से कोई बच्चा परेशान नहीं होगा सर ये छूट गया वो छूट गया। नाउन में जितनी जरूरत है, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उससे कहीं ज्यादा मैंने आपको पढ़ा दिया है। 2004 से लेकर 2024 तक सब कवर कर लिया है मैंने। अगला क्वेश्चन है, एन इमिनेंट सर्जन इज विजिटिंग द हॉस्पिटल टू अटेंड ए सर्जन्स कॉन्फ्रेंस। जब हम बात करते हैं हमारा ध्यान सबसे पहले यहां पे जाना चाहिए, हम सर्जन्स के कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, तो सर्जन्स अपने आप में प्लूरल हो सकता है, उनका कॉन्फ्रेंस हो रहा है। यहाँ पे देखो एक अपोस्ट्रोफी एस लगा है, अपने आप में ये प्लूरल है, एक ही अपोस्ट्रोफी है, मतलब यहाँ पे ऐसा साउंड आ रहा है इसलिए अपोस्ट्रोफी लगा है, ये अपने आप में करेक्ट है। यहां पे किसी का ध्यान नहीं जाएगा, ये स्पेलिंग बेस्ड एरर का क्वेश्चन पूछा गया है। एमिनेंट, एमिनेंट की स्पेलिंग ये होता है जिसका मतलब होता है प्रसिद्ध। एक एमिनेंट की स्पेलिंग ये होती है IMMINENT, ये एमिनेंट का मतलब होता है तुरंत का, एमिनेंट मतलब जल्द, एमिनेंट नीड का मतलब जल्दी चाहिए। तो जब शीघ्र की बात करते हैं, अथा शीघ्र की बात करते हैं, तब एमिनेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है आपके एग्जाम में आता है, इसकी स्पेलिंग में डबल एम आता है, स्टार्ट आई से होता है, ठीक है ना।
आगे का जो सेक्शन है वो सेम ही रहता है, और जो प्रसिद्ध होता है, जिसकी हिंदी प्रसिद्ध होती है, उसकी स्पेलिंग इमिनेंट होता है। तो इमिनेंट सर्जन मतलब प्रसिद्ध सर्जन की बात हो रही है, एंड इमिनेंट सर्जन इज विजिटिंग द हॉस्पिटल टू अटेंड ए सर्जन्स कॉन्फ्रेंस। बहुत सारे सर्जन्स का कॉन्फ्रेंस होने वाला है, उसमें जो है सम्मेलन होने वाला है, उसमें एक प्रसिद्ध सर्जन जो है विजिट कर रहे हैं हॉस्पिटल को अटेंड करने के लिए उस कॉन्फ्रेंस को। तो यहाँ पे जो इमिनेंट सर्जन लिखा हुआ है ये एक एम एक्स्ट्रा आ गया है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और आया है जो पियोनिस्ट लिखा हुआ है, पियोनिस्ट की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, देख के पकड़ के पियोनिस्ट की स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। अगला है 85,000 रुपीज इज ए लार्ज सम ऑफ मनी। ये क्वेश्चन आया है टू अर्न इन ए मंथ। ये वाला कंसेप्ट नहीं पढ़ा है, पर इसी क्वेश्चन के माध्यम से मैं समझा देता हूं। अगर सर्टेन अमाउंट है, सर्टेन वेट है, सर्टेन नंबर्स है, अगर उनको सिंगुलर यूनिट की तरह इस्तेमाल करते हैं तो उस पूरी चीज को हम सिंगुलर मानते हैं और वर्ब भी सिंगुलर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कुछ लोगों को लगेगा 85,000 रुपीज की बात कर रहे हैं, 85,000 रुपयों की बात कर रहे हैं, तो 85,000 रुपयों को यहाँ पे कलेक्टिवली बात कर रहे हैं। ये पूरा जो ग्रुप होगा ये कैसा होगा, ये सिंगुलर होगा, और अगर ये सिंगुलर होगा तो जो है इसके साथ जो हम इस्तेमाल करेंगे वो अपने आप में सही है, सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। अगला है द न्यू डिवाइस एम्स एट एलिमिनेटिंग द रिस्क ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग। देखो जो करेक्ट फ्रेज होता है वो शॉर्ट सर्किट होता है, शॉर्ट सर्किटिंग नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, शॉर्ट सर्किट। ये जनरल फ्रेज की जानकारी पे बेस्ड है कि शॉर्ट सर्किट होता है, शॉर्ट सर्किटिंग नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, कॉन्टेंटेड पीपुल सेल्डम कंप्लेंट अगेंस्ट देयर फेट। एक जो चीज है जो वर्ब में भी पढ़ते हैं हम और नाउन के चैप्टर में भी पढ़ते हैं, ये नाउन में आप वर्ब जब चैप्टर पढ़ोगे तो ये वहां पे कवर होगा। क्या कवर होगा, एक शब्द होता है हमारा कंप्लेन और एक होता है हमारा कंप्लेंट। कंप्लेंट का जब हम बात करते हैं तो ये हमारा नाउन होता है और जो कंप्लेन होता है ये हमारी वर्ब होती है। तो सेंटेंस के अंदर हमेशा आपको ध्यान देना होता है कि वर्ब की जरूरत है या नाउन की जरूरत है। अगर वर्ब की जरूरत है तो हम कंप्लेन इस्तेमाल करते हैं और नाउन की जरूरत है तो कंप्लेंट इस्तेमाल करते हैं। कंटेंटेड पीपुल सेल्डम, ये कंटेंटेड पीपल की बात कर रहे हैं कि सेल्डम कंप्लेन करते हैं। तो यहाँ कंप्लेन करते हैं मतलब आपको क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। तो आपको क्या इस्तेमाल करना है, कंप्लेन इस्तेमाल करना है, ना कि नाउन इस्तेमाल करना है। तो कंप्लेंट यहाँ पे गलत है, जो सही होगा वो होगा कंप्लेन, और पीपल अपने आप में प्लूरल होता है तो यहाँ पे जो वर्ब इस्तेमाल होगा वो भी प्लूरल इस्तेमाल होगा। आई होप मेरी बात बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब इस क्वेश्चन को मैं छोड़ देता हूं, ये क्वेश्चन कर लीजिएगा या होमवर्क है, रिसर्च करके करिएगा। बहुत है यहाँ पे जो डेट का फॉर्मेट है, डेट का फॉर्मेट सही नहीं लिखा, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, जरा रिसर्च करके नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला जरा देखिएगा, रीडिंग इज नो लॉन्गर पॉपुलर एमंग द यूथफुल ऑफ टुडे एज द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंटरनेट हैज टेकन ओवर ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्टिव बॉडी। कुछ बार क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाता है, नाउन वर्सेज एडजेक्टिव, नाउन वर्सेज, जैसे नाउन वर्सेज वर्ब आ जाता है, नाउन वर्सेज एडजेक्टिव आ जाता है। तो जहां आपको नाउन की जरूरत है वहां पे एडजेक्टिव लगा के दे देगा, तो एडजेक्टिव हटाना होता है। जैसे अगर हम बात करें यूथ क्या होता है, जो युवा अवस्था होती है हमारी, ठीक है ना, तो जो यूथ होता है इसका मतलब युवा, ये आपका क्या है, नाउन, नाउन होता है। और जब नाउन में फुल लगा देते हो तो क्या बन जाता है, यूथफुल। जैसे हम बोलते हैं यूथफुल डेज, यूथफुल डेज, युवावस्था भरा समय। तो यहां पे आपको चाहिए क्या, आर्टिकल द, और यहाँ प्रीपोजिशन। आर्टिकल द अपना नाउन लेगा क्योंकि प्रीपोजिशन अपना नाउन लेता है। तो यहाँ जो चाहिए वो नाउन चाहिए, और यूथफुल क्या है आपका, नाउन नहीं है। यहाँ पे क्या चाहिए, यूथ चाहिए। क्या चाहिए, यूथ। रीडिंग इज नो लॉन्गर पॉपुलर एमंग द यूथ, युवाओं के बीच में। जब हम यूथ की बात करते हैं तो हम युवाओं की बात करते हैं, ये एक नाउन है। यहाँ पे चाहिए था आपका नाउन, पर नाउन दिया हुआ नहीं है। जब नाउन में फुल लगाते हो तो बन जाता है वो एग्जेक्टिव। अगला क्वेश्चन है, आई वॉच हाउ द पियोनिस्ट। पियोनिस्ट की स्पेलिंग में ए आई थोड़ा आड़ा टेढ़ा स्पेलिंग में लिख दिया गया है, तो आई होगा जबकि ए आई लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द रॉन्ग वन। इट इज सेड दैट जोसेफ वाज नॉट रेडी टू गो टू वॉर। कार्ल मार्क्स वाज ए रिनोन्ड सोशल साइंटिस्ट। इंडियन फोर्सेज आर नोन फॉर दियर लॉयल्टी एंड इंटीग्रिटी। और इट वाज इम्पॉसिबल टू क्रिस्टीन अप इन द मॉर्निंग। ये इट कैपिटल कर लीजिएगा। और अगर मैं बता दूं ये चार के चारों ऑप्शन सही है। एक्चुअली क्या है, टाइपो एरर हो गया। ये एसएससी सीजीएल 2000 प्री का एक क्वेश्चन था जिसमें इंडियन फोर्स का इस्तेमाल किया गया है। इंडियन फोर्स का इस्तेमाल किया गया था, जब मैं क्वेश्चन टाइप कर रहा था तो मुझसे फोर्सेज हो गया था। कंसेप्ट समझ लीजिएगा। अगर मैं बात करूं तो फोर्स, फोर्स का मतलब क्या होता है, बल। जब हम बात करते हैं फोर्सेज की, जब हम फोर्सेज की बात करते हैं तो इसका मतलब हो गया पुलिस बल, पुलिस वाले लोग, पुलिस बल। तो यहाँ पे हम इंडियन फोर्सेस की बात कर रहे हैं, मतलब पुलिस बल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्लूरल इस्तेमाल होगा। यहाँ पे एग्जाम में नहीं आया था, एग्जाम में फोर्स आया था, यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो है गलती से टाइपो में वो करेक्ट होके आ गया। बाकी सारे सेंटेंस सही है। ये इस पे मतलब ये टाइपो जल्दबाजी में लास्ट मोमेंट में हो गया, कैपिटल कर लीजिएगा। यहीं पे वैसे करूँ, जैसे वाटर का मतलब होता है जल, वाटर का मतलब होता है जल, और जब हम वाटर्स की बात करते हैं इसका मतलब होता है समुद्र। जैसे हम बोलते हैं सैंड, सैंड का मतलब रेत, जब हम सैंड इस्तेमाल करते हैं इसका प्लूरल, तो इसका मतलब होता है रेगिस्तान।
इस तरीके के इंपॉर्टेंट जो सिंगुलर प्लूरल अपनी मीनिंग में अलग अलग होते हैं, मैंने अपनी इंग्लिश ग्रामर की किताब में बखूबी लिखी हुई है। मैंने इन चीज़ों को इन क्लासेस में इसलिए इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि इनसे एग्जाम में क्वेश्चन रेयरली कभी बनते हैं, और जो इंडियन फोर्सेज लिखा हुआ है ये बहुत आसान होता है, जो हर शिक्षक पढ़ाते पढ़ाते आपको पढ़ा देता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आप बिल्कुल ध्यान रखोगे और इसको भूलोगे नहीं, सब कुछ अच्छे से आपको याद रहेगा। अगला है द पीपुल गैदर्ड एट द फ्यूनरल टू पे रेस्पेक्ट। ये वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है जो CHSL में आया था। वोकैब बेस्ड क्वेश्चन क्या है? रेस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? रेस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान। एक शब्द आता है होमेज, जिसका मतलब होता है श्रद्धांजलि, जिसका मतलब है श्रद्धांजलि। तो जब आप किसी के फ्यूनरल में जाते हो, जब आप किसी के फ्यूनरल में जाते हो तो फ्यूनरल में क्या करने जाते हो? सम्मान करने जाते हो या श्रद्धांजलि देने जाते हो? श्रद्धांजलि देने जाते हो। तो करेक्ट शब्द क्या हो जाएगा? होमेज होगा रेस्पेक्ट की जगह। समझ में? इसका मतलब होता है श्रद्धांजलि। अगला क्वेश्चन है द गवर्नमेंट मस्ट अप्रूव प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर द अपब्रिंगिंग ऑफ वुमेन। ये क्वेश्चन कॉमन सेंस वाला है, ये क्वेश्चन कॉमन सेंस वाला है। जैसे हम अपब्रिंगिंग की बात करें तो अपब्रिंगिंग किसकी होती है? छोटे बच्चों की अपब्रिंगिंग होती है, मैन की या वुमेन की अपब्रिंगिंग नहीं होती भैया। ये कॉमन सेंस लगाना है आपको। अपब्रिंगिंग मतलब बच्चों का पालन पोषण होता है, उन्हें बड़ा किया जाता है, जो पहले से वुमेन हो गए हैं। भाई गर्ल जो इस्तेमाल करते हैं वो बच्चों के लिए, बॉय इस्तेमाल करते हैं मतलब लड़की के लिए, लड़के के लिए इस्तेमाल करते हैं, मैन इस्तेमाल करते हैं बड़े लोगों के लिए जिनकी अपब्रिंगिंग ऑलरेडी हो चुकी है, वो उस स्टेज में पहुंच गए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा ध्यान से देखो क्या लिखा है, द गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर द अपब्रिंगिंग ऑफ वुमेन, नहीं गर्ल्स। यहाँ पे क्या होना चाहिए? गर्ल्स होना चाहिए वुमेन की जगह। ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। अगला है इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू गिव यू द एक्यूरेट डेट ऑफ माई डिपार्चर। अब आपको लग रहा होगा सही हो गया सर वो कैब में, अगर हम एग्जैक्ट डेट लिखे तो हम वो जानने की कोशिश कर रहे हैं भैया ये बता दो संडे है, मंडे है, ट्यूसडे, तो हम क्या बोलते हैं? एग्जैक्ट डेट, ना कि एक्यूरेट डेट। समझ में आया? हम जब मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ पे एक्यूरेसी की बात करते हैं, वहाँ पे हम एक्यूरेट बोलते हैं कि ये एक्यूरेट है या एक्यूरेट नहीं है। लेकिन जब हम डेट्स की बात करते हैं तो हम एग्जैक्ट डेट कहते हैं, एक्यूरेट डेट नहीं बोलते हैं। पढ़ने में भी अटपटा लग रहा होगा, लेकिन जैसे मैं एग्जैक्ट डेट बोलूंगा तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि सर ये तो एग्जैक्ट डेट होगा। तो ये रहा नाउन का आपका टोटल। अगर मैं पिछली क्लास में देखूं तो तकरीबन 75-76 क्वेश्चन थे, ठीक है ना। आज जो हमने कवर किया है वो 52 क्वेश्चन कवर किए हैं, मतलब 120 के आसपास टोटल क्वेश्चन कवर कर दिए। ये 2004 से लेके, मैं आपको बता रहा हूं, ये 2004 से लेके 2024 तक सारा कलेक्शन है, कुछ नहीं छूटा है। 2004 से लेके 2024 तक जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, जो कहीं पे भी अवेलेबल है, वो सारा कलेक्शन है। ये सारा कलेक्शन मैंने इन दोनों क्लासेस में आपको तमीज से पढ़ा दिया है। इन दोनों सीटों को सिर्फ रिवाइज कर लीजिए, जो मैंने कंसेप्ट आपको पढ़ाए हैं ये कंसेप्ट को सही से समझ लीजिए, एक बार दो बार रिवाइज कर लीजिए। इसके बाद दोबारा नाउन कभी हाथ लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये क्लासेस एकदम सीधा कट टू कट रेलिवेंट है। नीचे मुझे बताइएगा भी कि ये चैप्टर पढ़ के कैसा मजा आया, नाउन का चैप्टर आपने कंप्लीट किया या नहीं किया है। आगे की जो क्लास है सबसे पहले मैं प्लान कर रहा हूं कि मैं आपको प्रीपोजिशन पढ़ा लूं, क्योंकि प्रीपोजिशन से बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ते हैं और प्रीपोजिशन डिपेंडेंट चैप्टर नहीं है। मैं प्रीपोजिशन कवर करके वापस फिर प्रोनाउन पे आऊंगा। मतलब कुछ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसमें आपको रिवीजन के लिए टाइम देना है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी फ्रेशर होंगे, जिनको समय चाहिए डेटा रिटेन करने के लिए, क्योंकि प्रीपोजिशन के चैप्टर में डेटा बहुत रिटेन करना है, फ्रेजल वर्ब बहुत सारे रिटेन करने हैं, और अच्छे खासे क्वेश्चन भी आते हैं। 2018 से लेकर 2025 के बीच में प्रीपोजिशन के बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में भरे हुए हैं, बहुत सारे फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल किया गया है, उनका डिस्कशन मेरे को करना है। तो अगला जो चैप्टर है वो मैं प्लान कर रहा हूं, मैं प्रीपोजिशन लूंगा, लेकिन जो भी पढ़ाऊंगा वो सीक्वेंस से पढ़ाऊंगा। तो ये रहा मेरा जो कंप्लीट हुआ आपका आज का सीट नंबर 2। और इसके पीडीएफ के लिए आप लोग जो है, इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करने के साथ साथ जो है इसको मैं 2 तरीके की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। एक तो क्वेश्चन की डबल कॉलम की पीडीएफ जिसे आप प्रिंट कर सकते हो, एक ये एनोटेशन पीडीएफ की अगर कहीं आपको डाउट हो जाए तो इस एनोटेशन पीडीएफ का दोबारा से सहारा लेके आप फटाफट अपना रिविजन कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में क्लास नंबर 3 के साथ फिर से मिलेंगे, और तमीज से इस बार आप भी कसम खा के बैठो कि सर के साथ साथ सिलेक्शन लेके चलेंगे। नहीं सिलेक्शन ले पाए तो अगली बार एग्जाम में अपेयर नहीं होंगे। इस तरीके की जब कसम खा के बैठोगे ना तो एक बार में ही एग्जाम निकल जाएगा। तो मिलते हैं क्लास नंबर 3 में।